हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 जो अपना फर्स्ट पेपर है उसका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज द टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का जो बुक है इसके अंदर जो एक्स्ट्रा हमने आपको जो नोट्स दे रखे थे, ओके, तो एक्स्ट्रा जो टॉपिक है अपना लगभग 45 पेज के जो टॉपिक है, ओके, तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है और आजकल जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो जनरली इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो रेलिवेंट टॉपिक्स है जो अपने को जो है वो करके जाने हैं। 2 लेक्चर इस पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर हम लगाएंगे। मतलब ये जो 2 लेक्चर हैं अगर आपने ये कर लिए एग्जाम में जाने से पहले, और जो आपको मैं एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा लगभग 150 से 1 क्वेश्चन, वो अगर कर लिए तो आप समझिए कि आपका पूरा का पूरा टीचिंग जो है वो पैक हो गया है। ठीक है ना? तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, ये अपने को करने हैं, इसको बढ़िया तरीके से हम लोग जो है वो निपटाएंगे। आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है इन एक्स्ट्रा टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो भी मेन टॉपिक है, ठीक है, वो हम सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। हर टॉपिक को मैंने इसमें बुक के अंदर तो हमने पूरा डिटेल जो है वो डाल दिया था, लेकिन एग्जाम के लिए जो रेलिवेंसी है वो क्या क्या आपको पढ़ के जाना है वो मैं आपको जो है टॉपिक के साथ साथ में बताते रहूंगा और मैंने निशान लगा रखे भाई इतना ही आपको ये कंटेंट जो है वो करके जाना है। ठीक है ना? तो एक एक करके हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे और आज के वीडियो के अंदर आधे टॉपिक कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है रिमेनिंग जो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग जो है वो निपटा देंगे। ठीक है ना? तो जो याद करना है मैं आपको बता दूंगा कि इस टॉपिक के अंदर ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है ना? तो वो आप जो है वो करके जरूर जाइएगा। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो अपने बुक के अंदर रीसेंट अपडेट का इन द टीचिंग एप्टीट्यूड, तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है कोल्ब का लर्निंग स्टाइल। कोल्ब के लर्निंग स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ब ने ये बिलीव किया, कोल्ब जो है एक मान लो एजुकेशनिस्ट है, ठीक है ना, और उन्होंने एक मॉडल दिया, उन्होंने बताया कि लर्निंग स्टाइल जो कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो अलग अलग बच्चों का लर्निंग स्टाइल किस तरीके का होता है। तो लर्निंग स्टाइल इन्होंने जो है वो 4 चीजें बताई। लर्निंग स्टाइल के बारे में इन्होंने क्या बताया? 4 चीजें। वो 4 चीजें अपने को पढ़ के जानी है। तो पहली बात तो ये जो कोल्ब है उन्होंने ये बिलीव किया कि बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है वो इमर्ज होता है 3 कारण से। ठीक है, मतलब बच्चे का जो लर्निंग है, मतलब आपके सीखने की जो क्षमता है वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो आपके जेनेटिक के ऊपर, दूसरा आपके एक्सपीरियंस, लाइफ के अंदर जो आपने एक्सपीरियंस देखे उनके ऊपर, और तीसरा जो है डिमांड ऑफ आवर प्रेजेंट एनवायरनमेंट, जो करंट एनवायरनमेंट है उसके ऊपर। तो कोल्ब ने ये माना कि एक पर्सन जो है उसकी सीखने की क्षमता 3 चीजों के ऊपर जो क्या करती है? डिपेंड करती है। मच ऑफ द कोल्ब थ्योरी, अब कोल्ब ने जो यहां पे थ्योरी दिया, लर्निंग का जो थ्योरी दिया, उसके अंदर उसने जो है वो क्या किया? 2 लेवल बताए, पहला लेवल और दूसरा लेवल। ठीक है, तो बोलता है मच ऑफ द कोल्ब थ्योरी इज कंसर्न विद द लर्नर इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस। बोलता है मेन जो इसकी थ्योरी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? बच्चे के इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस पे। इन एडिशन टू द फर्स्ट लेवल ऑफ द थ्योरी, और फर्स्ट लेवल के साथ में कोल्ब ने डेवलप किया सेकंड लेवल कंटेनिंग ए मेथड ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी। तो यहां पे आपको जो याद करके जाना है कोल्ब लर्निंग स्टाइल के अंदर वो क्या है? ये बेसिकली कोल्ब की लर्निंग थ्योरी है। कितने फेज के अंदर है? 2 फेज के अंदर है। पहले तो ये कि कोल्ब ने ये माना कि लर्निंग जो है वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी जेनेटिक पे, आपके एक्सपीरियंस, रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस दिया, और प्रेजेंट एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऊपर। ठीक है, अब कोल्ब की जो लर्निंग थ्योरी है उसके अंदर कितने प्रोसेस है? 2 प्रोसेस है। पहला जो प्रोसेस है वो जो फर्स्ट लेवल है, ठीक है, वो क्या बोलता है? कोल्ब का लर्निंग स्टाइल ये बोलता है कि स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल जानना बहुत जरूरी है। अगर मान लो आपने पढ़ाना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल कैसा है, बच्चा किस तरीके से जो है वो क्या करता है? लर्न करता है। ठीक है ना? उसके बेस पर आप अपने टीचिंग मेथड को जो है वो क्या करोगे? एडॉप्ट करोगे। तो पहला जो फेज है, ठीक है, पहला फेज फर्स्ट लेवल के अंदर जो है वो बोलते हैं स्टूडेंट जो है वो 4 तरीके हैं, मतलब स्टूडेंट जो वो 4 तरीके का हो सकता है। एक होता है एकोमोडेटर। क्या बोलते हैं? इट इज द एडवांटेज टू नोइंग ए स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल टू अप्लाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। बोलता है ये बहुत ही जो है वो जरूरी है। अगर आपको पता चल गया बच्चे के लर्निंग स्टाइल के बारे में तो आप उसके बेस पर जो है एक अपना रेलिवेंट टीचिंग मेथड जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो बोलते हैं स्टूडेंट को बेनिफिट होगा फ्रॉम एक्सपीरियंस ए multitude of the teaching technique to achieve a well-rounded education, allowing them to flourish as well as push themselves beyond their comfort zone। और अगर आप बच्चे के हिसाब से अपने टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करोगे तो फिर उससे बच्चे को भी जो है वो क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब फर्स्ट लेवल जो है उसके अंदर कोल्ब ने ये माना कि लर्निंग स्टाइल 4 तरीके का हो सकता है एक बच्चे का। सबसे पहले एकोमोडेटर। एकोमोडेटर कौन है? एकोमोडेटर में वो सब बच्चे आते हैं जो बेसिकली एक्चुअल काम के अंदर विश्वास रखते हैं। जो एक्चुअल काम के अंदर विश्वास रखते हैं उनको बोलते हैं हम लोग को एकोमोडेटर। स्टूडेंट विद इन दिस लर्निंग स्टाइल शो स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कंक्रीट एक्सपीरियंस। इस तरह के लर्निंग स्टाइल में जो बच्चे आते हैं उनका वो इंक्लाइंड होते हैं, बेसिकली वो मोटिवेटेड होते हैं किसके लिए? एक्सपीरियंस के लिए एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। और वो चाहते हैं कि वो जो है वो क्या करे? एक्सपेरिमेंट करें, नई नई चीजों को इवॉल्व करें। अपोजिट ऑफ द एसिमिलेटर स्टाइल
एकोमोडेटर आर डूअर। एकोमोडेटर जो है वो कौन होते हैं? डूअर। मतलब इस तरह के लर्निंग स्टाइल के अंदर जो बच्चे आते हैं वो कैसे होते हैं? डूअर्स होते हैं, जो काम करना जो है वो क्या करते हैं? पसंद करते हैं। ठीक है, दे एंजॉय पुटिंग प्लान इनटू मोशन इमीडिएटली एंड सीइंग रियल टाइम रिजल्ट। तो ये लोग जो वो क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं पुटिंग प्लान इनटू मोशन इमीडिएटली एंड रियल टाइम पे रिजल्ट जो है वो देखना चाहते हैं। तो हाथों हाथ जो है वो क्या करेंगे? एफर्ट्स लगाएंगे और साथ के साथ में जो रिजल्ट देखना चाहेंगे। इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग को एकोमोडेटर। तो एकोमोडेटर एक तरीके का क्या लर्निंग स्टाइल है जहां पे जो स्टूडेंट है वो क्या है? वो डूअर्स होते हैं, मतलब काम करना पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पे एक होते हैं एसिमुलेटर। अगर किसी बच्चे का स्टाइल जो है एसिमुलेटर है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा? यहां लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिकल की जगह थ्योरी पर जो है वो काम करना पसंद करते हैं। ये बेसिकली प्लानिंग एंड रिसर्च करने का काम करते हैं। ठीक है ना, ये क्या करें? नई नई चीज बस खोज के जो है वो दे देंगे, लेकिन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। तो इनको बोलते हैं हम लोग एसिमुलेटर। क्या बोलेंगे? एसिमुलेटर। क्या है? अपोजिट टू द एकोमोडेटर, बोलते हैं एकोमोडेटर के अपोजिट एसिमुलेटर लीन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। तो इनका जो मेन फोकस है वो किस पर है? कंसेप्चुअलाइजेशन के ऊपर या फिर थ्योरी मेकिंग के ऊपर होता है। रादर देन acting quickly on impulses, understanding and developing theoretical model और scenario is one of the greatest strength। तो ये लोग जो है वो इंपल्स के ऊपर जो है वो एक्ट नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं? थ्योरेटिकल मॉडल्स के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। हाउएवर दे आर नॉट इनक्रेडिबली दे टेंड टू बी मोर फैसिनेटेड विद एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ये जो है वो ज्यादा फैसिनेटेड होते हैं किससे? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से, ये थ्योरी से, रादर देन पीपल। हाउएवर दे आर नॉट इनक्रेडिबली कंसर्न्ड विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी। और ये जो है वो थ्योरी को बनाने पे इनका फोकस रहता है, लेकिन थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करने पर इनका मेन फोकस नहीं होता है। तो दूसरा जो लर्निंग स्टाइल है वो क्या है? एसिमुलेटर का। वो क्या है? एसिमुलेटर। तीसरा जो है वो है कन्वर्जर का। कन्वर्जर जो है वो क्या? इस तरह के लर्निंग स्टाइल के अंदर वो बच्चे आते हैं जो बेसिकली प्रैक्टिकल थ्योरी को जो है वो प्रैक्टिकल अप्लाई करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो एसिमुलेटर तरह के जो स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने क्या कर दिया? थ्योरी बना दिया, लेकिन थ्योरी को एक्चुअल में प्रैक्टिकल उसका यूज जो है वो कौन करते हैं? वो करते हैं आपके कन्वर्जर। तो कन्वर्जर कौन है? कन्वर्जर आर दोस्त यू लुक टुवर्ड्स टू टर्न थ्योरी एंड आइडिया इनटू रियलिटी। वो बच्चे जो थ्योरी या आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। पीपल विद दिस लर्निंग स्टाइल हैव डोमिनेट एबिलिटी इन द एरिया ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। दे आर हाईली स्किल्ड इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आइडिया एंड टेंड टू डू बेस्ट इन सिचुएशन विद अ प्रॉब्लम दैट रिक्वायर ए सिंगुलर आइडिया सॉल्यूशन। तो ये होते हैं कौन? कन्वर्जर। और एक होता है कौन सा? डाइवर्जर। अपोजिट टू द कन्वर्जर, डाइवर्जर डोमिनेट एबिलिटी टेंड टू कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ये लोग जो है वो क्या करते हैं? इनका जो लर्निंग स्टाइल वो इस तरीके से रहेगा, ये विजुलाइज करते हैं पहले पूरी पिक्चर को एंड ऑर्गेनाइज करते हैं स्मॉलर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल होल, और छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को जो है वो मीनिंगफुल बनाने का काम करते हैं। तो ये होते हैं कौन? डाइवर्जर। कौन होते हैं? डाइवर्जर। तो डाइवर्जर जो है वो कैसे होते हैं? क्रिएटिव नेचर के, इमोशनल एंड वेल्थ ऑफ आइडिया। म्यूजिशियन हो गए, आर्टिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, या इंडिविजुअल विद अ कीन इंटरेस्ट इन द फाइन आर्ट, ह्यूमैनिटी एंड द लिबरल आर्ट टेंड टू हैव द लर्निंग स्टाइल। तो उनके अंदर बेसिकली इस तरीके का डाइवर्जर नेचर का लर्निंग स्टाइल जो है देखने को मिलेगा। तो ये तो था पहला लेवल। तो पहले लेवल के अंदर जो है वो क्या? कोल्ब का जो लर्निंग स्टाइल है, कोल्ब की जो लर्निंग थ्योरी है, उसके अंदर दो फेज है। फेज वन के अंदर जो है वो क्या आ गया? फर्स्ट लेवल के ऊपर जो है वो चार तरह की जो है वो लर्निंग स्टाइल की बात की गई है। एक है एकोमोडेटर, एक है एसिमुलेटर, एक है कन्वर्जर और एक कौन सा? डाइवर्जर। और जो फेज 2 है इसके अंदर बेसिकली जो है इसमें भी चार चीजों की जो बात की गई है, लेकिन ये चार फेजेस नहीं है, मतलब ये चार अलग अलग फेज नहीं है, ये चार जो वो क्या स्टेप है, एक पूरा प्रोसेस है। एक्सपीरियंस को कैसे गेन करेंगे तो उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर जो टोटल मिला के जो है वो चार क्या आएंगे? स्टेप आएंगे। ये स्टेप है। तो क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल टू बेटर अंडरस्टैंड द लर्निंग स्टाइल अबव, कोल्ब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टाइल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेज लर्निंग साइकिल। अब यहां पे 4 स्टेज है। सबसे पहला कंक्रीट एक्सपीरियंस। सबसे पहले हम लोग जो क्या करेंगे? इमीडिएट एक्सपीरियंस करेंगे एज ए बेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। एक्सपीरियंस के बाद उसको क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन के बाद में एब्स्ट्रैक्शन करेंगे, थ्योरी बन जाएगी, और फिर लास्ट में उसके ऊपर जो है वो क्या करेंगे? एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। बोले तो उस थ्योरी को जो नई नई सिचुएशन के अंदर लगाने का काम करेंगे। तो ये आपको लर्न करके जाना पड़ेगा कि सेकंड लेवल के अंदर जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर्व के लर्निंग साइकिल के अंदर जो है वो चार क्या है? स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या? कंक्रीट एक्सपीरियंस। हम लोग जो है वो कंक्रीट या जो बेसिक एक्सपीरियंस लेंगे, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे उसको, फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, बेसिकली जो आपने रिफ्लेक्शन किया जो उसके बेस पर जो है वो क्या करोगे? एक थ्योरी जो है वो बना दोगे, और फिर उस थ्योरी को जो है वो क्या करेंगे? उसको हम जो है वो नई नई सिचुएशन के अंदर उस कॉन्सेप्ट को लगाने का काम करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना। ओके, तो ये पहला कॉन्सेप्ट था आपका क्या? कोल्ब का लर्निंग स्टाइल। 2 फेज है, दोनों फेज अपने कंप्लीट हो गए, उनके अंदर 4 चीजें आती हैं, वो हमने कर लिया।
इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका स्वयं का। स्वयं बेसिकली क्या है, ये ऑनलाइन कोर्सेज जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्वयं। तो स्वयं जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का मूक है। मूक बेसिकली क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मतलब जब हम जो है मान लीजिए अगर जो है वो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या कर रहा है, ऑनलाइन जो है वो क्या कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, मैसिव नेचर के, ठीक है। और इसका मेन एम यही है कि हम लोग जो है वो हर पर्सन को जो है वो एजुकेशन जो है प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है वो स्वयं जो है वो एक बेसिकली जो है वो क्या पार्ट है किसका, मूक का। तो मूक एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इंडियन गवर्नमेंट का जो मेन जो एम है वो क्या है, मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और उसके अंदर जो है जो एक टेक्निक हमने यूज करी है वो है क्या, स्वयं। तो स्वयं बेसिकली क्या है, स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू द वास्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लर्नर। स्वयं जो है इसका स्वयं का फुल फॉर्म अगर संस्कृत मीनिंग की बात करें तो वो क्या है, सेल्फ। और स्वयं का जो फुल फॉर्म है पेपर में आ सकता है वो क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर द यंग एस्पायरिंग माइंड। यहां पे जो कोर्सेज जो डिलीवर किए जाएंगे स्वयं के माध्यम से वो क्या है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है। जो भी आप कोर्स स्वयं के माध्यम से लोगे वो कैसे होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपने वो कोर्स कर लिया, आपने पेपर दे लिया, उसके बाद अगर आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बोलते हैं हाउएवर लर्नर जो विश करते हैं टू ऑब्टेन स्वयं सर्टिफिकेट शुड रजिस्टर फॉर द फाइनल proctored exam that come at a fee and attend in person at designated center on the specified date। स्वयं जो है वो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। इसको जो है सबसे पहले स्टार्ट किया गया 9 जुलाई 2017 को। स्वयं जो आपका ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो किसके लिए है, स्टूडेंट ऑफ द क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों के लिए, ठीक है। ये कंप्लीटली जो है वो क्या है, फ्री है। और इसमें हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे विद द यूज ऑफ द ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्निक का यूज करके हम लोग जो है वो बच्चों तक, दूर दराज के एरिया में भी जो बच्चे बैठे हैं जो रेगुलर कोर्सेज अवेल नहीं कर सकते, तो उन तक जो है वो क्या करेंगे, पढ़ाई पहुंचाने का काम करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्वयं की अगर बात करें तो स्वयं जो है वो क्या फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे सर्टिफिकेशन देयर इज ए वेरी लिटिल फी, वेयर एज फॉर द, वैसे तो फ्री है लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपको जो है वो बहुत ही लिटिल फी आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। एंड वंस यू फिनिश द कोर्स you can apply for the assessment, and once you have completed the certification you can download your certificate and get a printout and it would be presentable and valid everywhere। और हर जगह वो क्या होगा, वैलिड होगा। MHRD और AICTE ने मिलकर के जो है इसको जो है वो क्या किया, स्टार्ट किया था, ओके। स्वयं फॉलो करता है कॉन्सेप्ट ऑफ द मूक को। स्वयं जो है वो किसको फॉलो करता है, मूक को। मूक का फुल फॉर्म जो है क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, जिसमें आपको जो है वो इंस्टीट्यूट के अंदर आने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे बैठे जो है वो कोर्सेज को अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो पहला तो मैसिव का मतलब मासेस ऑफ पीपल को हम प्रोवाइड करवाएंगे। वो सारे बच्चे जो रेगुलर कोर्सेज को अवेल नहीं कर सकते उन तक हम जो है वो अपने कोर्सेज को प्रोवाइड करवाएंगे। कैसा है, ओपन नेचर का, रेगुलर आने का रिक्वायरमेंट नहीं है। और है कैसा, ऑनलाइन, इंटरनेट के माध्यम से आपको जो है वो कोर्सेज हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। तो इट इज ए कॉन्सेप्ट है ऑफ प्रोवाइडिंग ऑनलाइन कोर्सेज टू अ वाइड सेक्शन ऑफ पीपल ओवर ए प्लेटफॉर्म ऑफ द लर्निंग एंड ई एजुकेशन। फीचर जो है स्वयं का वो क्या है, इसमें आपको जो है वो क्या मिलेगा, ई कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। हब फॉर इंटरेक्टिव ई कंटेंट फॉर द स्टूडेंट परस्यूइंग द एजुकेशन फ्रॉम द हाई स्कूल टू द पोस्ट ग्रेजुएशन व्हिच कैन बी इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये क्या है, मल्टीमीडिया वुड बी इजीली अवेलेबल होगा स्टूडेंट के पास में एंड वुड बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड देम। दूसरा, ये इट विल मॉनिटर योर लर्निंग एंड वुड आल्सो प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेट फॉर द सेम। एक इंटरेक्शन फोरम भी होगा जहां पे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। एंड द क्लासरूम टीचिंग क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। चाहे क्लासरूम के अंदर आप नहीं बैठे हो लेकिन फिर भी जो टीचर इन्वॉल्व होंगे स्वयं के अंदर जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे तो उनकी जो बेसिकली जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। अब स्वयं के ऑब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं तो स्वयं के ऑब्जेक्टिव जो 3 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला, टू प्रोवाइड एक्सेस टू फ्री एजुकेशन, सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन हम देना चाहते हैं। टू जनरेट ए सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग द स्टूडेंट एंड क्वालिटी ऑफ द क्लासरूम टीचिंग शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। हिस्ट्री की अगर बात करते तो वही स्वयं एक इनिशिएटिव था, MHRD और AICTE ने मिलकर जो है इसको जो है वो क्या किया, स्टार्ट किया अंडर द डिजिटल इंडिया टू गिव ए कोऑर्डिनेटेड स्टेज एंड फ्री एंट्री टू द वेब कोर्सेज कवरिंग ऑल एडवांस एजुकेशन, हाई स्कूल एंड द स्किल सेक्टर कोर्सेज, ठीक है। इसको 9 जुलाई 2017 को प्रणब मुखर्जी जी ने जो है वो क्या किया था, स्टार्ट किया। स्वयं को डेवलप किया AICTE ने और MHRD ने विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। ये बात ध्यान रखना, ये एक प्लेटफॉर्म है जो फ्री एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करवाता है टू एवरीवन एंड होस्ट करता है कोर्सेज फ्रॉम क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक। फंक्शनलिटी की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली जो है वो 4 जो स्वयं है वो ऑपरेट करता है मूक लर्निंग रिसोर्स पे, ठीक है, इन डिफरेंट वे एंड स्ट्रक्चर। लर्निंग इज डिलीवर्ड इन 4 वे, 4 तरीके से लर्निंग प्रोवाइड होती है। एक तो ई ट्यूटोरियल, ठीक है, तो मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो है वो आपको जो है वो क्या मिलेगा, क्लासेस मिल जाएंगी। एक ई कंटेंट, जो भी स्टडी मेट है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाएगा। एंड डिस्कशन फोरम होगा जहां पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं एंड सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो इनको 4 क्वाड्रेंट के अंदर जो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बेसिकली जो है वो क्या आएगा, टीचिंग
बेसिकली ई ट्यूटोरियल। तो इसके अंदर क्या होगा, डायरेक्ट टीचिंग। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो क्या है, डायरेक्ट टीचिंग है, which means that there is no much extra work by student. It could इंक्लूड टीचिंग वीडियो, एनिमेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पॉडकास्ट एंड सो ऑन। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा, ई कंटेंट आएगा सारा का सारा। ठीक है। विच कुड इंक्लूड ई बुक, इलस्ट्रेशन, केस स्टडी, ओपन सोर्स कंटेंट, रेफरेंसिंग एक्सेट्रा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो क्या आएगा, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होगा जहां पे बच्चा अपने क्वेरी को सोल्व कर सकते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा वहां पे आप क्या कर सकते हो, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो कि आपने क्या सीखा, उसको आप असेस कर सकते हो और आपको उसके बदले में सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। एक एमसीक्यू क्विज होगा। ठीक है। तो टेस्ट होंगे आपके एमसीक्यू बेस, क्विज बेस, या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक्सेट्रा, ये सब आपको उसमें देखने को मिलेंगे। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे देन उसके बाद में जो है वो क्या होगा, आपको जो है वो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो वेरियस पिलर है स्वयं के, तो बोलता है स्वयं एक कलेक्शन है वेरियस इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स का, हु हैव कंट्रीब्यूट एंड केम फॉरवर्ड टू स्टार्ट दिस अप्रोच। वेरियस कोऑर्डिनेटर जो है स्वयं के वो कौन कौन से हैं, एआईसीटी, नेप्टल, सीईसी, यूजीसी, एनसीईआरटी, इग्नू, आईएमबी एंड एनआईटीआर। तो ये थोड़ा सा देख लेना एक बार। इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो है वो क्या होती है, एक ऐसी मेमोरी जिसको हम लोग जो है वो क्या, जैसे मान लीजिए रोल प्ले कर करके जो है वो चीजें आप सीख जाओगे। ठीक है ना। तो उसको आप कभी भी भूलते नहीं हो। ठीक है। जैसे अगर मान लो आपने जो है वो क्या किया, आप 10 साल से जो है वो बाइक चला रहे हो, 10 साल से आप एक्टिवा चला रहे हो, तो अब वो आप कभी भी जीवन में भूलने वाले नहीं हो। तो इसको बोलते हैं सेंसरी मेमोरी। जब एक किसी चीज के लिए, किसी चीज को करने में जब हमारे सेंसेस जो वो क्या थे, इन्वॉल्व थे, और वो हमारे माइंड के अंदर जो वो क्या होगी, बैठ गई है। तो सेंसरी मेमोरी इज एनहांस टू फिजिकल एक्टिविटी। सेंसरी मेमोरी जो है फिजिकल एक्टिविटी से क्या होती है, एनहांस होती है, एंड रोल प्लेइंग से या मैनिपुलेशन से एनहांस होती है। इट फोर्सेस ऑल ऑफ द सेंसेस टू फोकस ऑन द एक्टिविटी योर बॉडी इज पार्टेकिंग इन एंड दस रिमेंबर इट। तो ये क्या करती है, ये फोर्स करती है ऑल ऑफ द सेंसेस को कि हम फोकस करें एक्टिविटी पे, जो हमारी बॉडी जो काम कर रही है ना उसके ऊपर हम हमारी सेंसेस जो वो क्या करती है, फोकस करती है। रिपीटेशन एंड रिहर्सल इज द की फॉर दिस टाइप ऑफ मेमोरी। अब इस तरह की जो मेमोरी है, जो सेंसरी मेमोरी है, इसके अंदर जो है मेन जो चीज काम करती है वो है आपका क्या, रिपीटेशन एंड रिहर्सल। जितना आप एक ही काम को बारी बारी रिपीट करोगे या उसका रिहर्सल करते रहोगे तो वो आपके सेंसरी मेमोरी के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। एग्जांपल जैसे बता रखा है, ड्राइविंग ए कार, राइडिंग ए बाइक आर द टू थिंग्स दैट आर नेवर फॉरगॉटन बिकॉज इट हैज बीन डन सो मेनी टाइम दैट इट बिकम प्रोसीजर। क्या वो क्या हो गई है, प्रोसीजर हो गई है। ठीक है ना। तो कुछ टीचिंग स्ट्रेटजी जो हम यूज करते हैं इस तरह की मेमोरी को इनिशिएट करने में, वो क्या है, रोल प्लेइंग, डिबेट, ग्रुप एक्टिविटी या ड्रामा, ये सब जो है वो हमारे पास में क्या है, अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटजी है जिनको आप लोग जो वो यूज करते हो किसके लिए, सेंसरी मेमोरी को डेवलप करने के लिए। एक होता है रिफ्लेक्टिव मेमोरी। रिफ्लेक्टिव मेमोरी बेसिकली जो है वो क्या, पास्ट में कोई घटना हुई थी उसका आपके माइंड के ऊपर इंपैक्ट हो गया था। अब जैसे अगर उसकी जैसी सिमिलर घटना कोई आपके सामने आती है तो आपको वही चीज दोबारा क्या आती है, याद आती है। जैसे बचपन के अंदर जो है वो आपने एक बार मान लीजिए घर का जो है वो एक कांच का गिलास तोड़ दिया था, तो आपकी मम्मी ने आपको खींच के चाटा लगाया था। ठीक है। आप फ्यूचर में जब कभी भी आप कांच का ग्लास जैसे आप उठाओगे ना तो आपके माइंड में उसी टाइम आएगा, यार ध्यान से उठाऊं, अगर टूट गया तो फिर मुझे चाटा पड़ सकता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव मेमोरी। ठीक है। रिफ्लेक्टिव मेमोरी इज एक्जैक्टली व्हाट इट साउंड लाइक, रिफ्लेक्ट करना ऑन सर्टेन थिंग्स एंड इन टर्न ट्रिगर स्टिमुली। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज इमोशनली ड्रिवन। ये एक तरह की कैसी होती है, इमोशनली ड्रिवन होती है। इसके बाद है जी आपका एडी मॉडल। एडी मॉडल जो है, अब यहां पे दो चीजें पढ़नी है, एक है एडी मॉडल और एक है एश्योर मॉडल। ठीक है। एडी मॉडल जो है वो किसके लिए, इंस्ट्रक्शन डिजाइन के लिए एक मॉडल जो है बनाया गया। एडी मॉडल जो है एक प्रोसेस है यूज बाय द ट्रेनिंग डेवलपर। मतलब अगर मैं मान लीजिए कोई ऑनलाइन कोर्स जो है वो लॉन्च करना चाहता हूं तो मैं एडी मॉडल को यूज करूंगा। ठीक है। अगर मैं मान लीजिए कोई कोर्स लॉन्च करना चाहता हूं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं ये चाहता हूं, मैं बच्चों को जो है वो टीचिंग स्किल बच्चों के बीच में डेवलप करना चाहता हूं और उसका मैं एक ई लर्निंग कोर्स है वो स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं जो हूं, आई एम द कोर्स डेवलपर, तो मैं क्या करूंगा, एडी मॉडल को यूज कर सकता हूं। ठीक है। बच्चों के लिए नहीं है, ये किसके लिए, जो कंटेंट डेवलपर्स होते हैं, जो बेसिकली कंटेंट डेवलप करने का काम करते हैं या कोई कोर्स डेवलप करने का काम करता है, उनके लिए एडी मॉडल जो है वो काम करता है। अब एडी मॉडल में जो है वो क्या है, नाम पे जाओ पहले, ADDIE, तो मतलब इसके अंदर टोटल मिला के जो है वो 5 आपको एलिमेंट देखने को मिलेंगे। पढ़ते हैं। एडी मॉडल एक प्रोसेस है यूज बाय द ट्रेनिंग डेवलपर। कौन यूज करते हैं, डेवलपर यूज करते हैं, एंड इंस्ट्रक्शन डिजाइनर यूज करते हैं टू प्लान एंड क्रिएट इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। एडी एक्रोनिम में किसका, 5 एलिमेंट का, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन। सबसे पहले नंबर पे जो आएगा वो क्या है, एनालिसिस। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कोई ई लर्निंग कोर्स डेवलप करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले जो क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस के अंदर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको हम स्टडी करते हैं। तो एडी मॉडल के अंदर सबसे पहला काम जो है वो क्या, ए से एनालिसिस। हम यहां क्या करेंगे, बिफोर यू स्टार्ट डेवलपिंग योर ई लर्निंग कोर्स द एडी मॉडल स्टेट्स यू शुड फर्स्ट एनालाइज द करंट सिचुएशन। सबसे पहले आप करंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, बेसिकली गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ वेयर एवरीथिंग इज करंटली टू अंडरस्टैंड द गैप यू नीड टू फिल। तो आप पहले ये देखोगे कि आप कहां पे स्टैंड करते हो,
करंट सिचुएशन में क्या गैप है जिनको अपने को क्या करना है, फिल करना है। तो सबसे पहला काम क्या, एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद अब जब आप एनालिसिस कर लोगे तो क्या आउटपुट निकल के आएगा, एट द एंड ऑफ द एनालिसिस फेज यू शुड हैव ए प्लान फॉर योर ई लर्निंग कोर्स एंड नो योर ट्रेनिंग नीड। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, डिजाइन करोगे। एनालिसिस करने के बाद अगला काम जो आएगा वो क्या आएगा, डिजाइनिंग। इन द डिजाइन फेज वी व्यू ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनालिसिस फेज एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट क्रिएटिंग द लर्निंग program. Be aware this phase is often time intensive and require attention to in detail. The design phase के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, help us decide specific learning objective. Design phase के अंदर हम लोग जो है वो डिसाइड करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट कैसा रहेगा, मेंटल प्रोसेस नीडेड बाय द पार्टिसिपेंट क्या होना चाहिए, नॉलेज और स्किल पार्टिसिपेंट नीड टू रिटेन, बेस्ट टूल जो है वो हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, वीडियो या ग्राफिक जो हम क्रिएट करेंगे, लेंथ ऑफ द टाइम फॉर ईच लेसन, जस्ट टू नेम ए फ्यू ऑफ द एसेंशियल। इन ए नटशेल दिस इज वेयर ऑल योर एक्सपर्टीज एज एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर कम्स इनटू प्ले। तो अब आपने क्या कर लिया, डिजाइन। डिजाइन करने के बाद जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डिजाइन फेज यू शुड हैव योर कोर्स आउटलाइन। अब आपको जो है अपने कोर्स की एक आउटलाइन जो है वो मिल जाएगा। तो पहला काम क्या था, एनालिसिस। एनालिसिस के बाद में अब आपने क्या किया, डिजाइन। डिजाइनिंग करने के बाद अब आप जो है वो क्या करोगे, डेवलप। डिजाइन हो चुका है, आपको एक जो है वो आउटलाइन मिल गया था, अब आप उसके बेस पर जो है वो क्या करोगे, कोर्स को डेवलप करोगे। यू हैव गोट योर एनालिसिस, यू हैव गोट योर डिजाइन। आपको अपना आपका एनालिसिस भी हो गया, आपका डिजाइन भी हो गया। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग। तो यहां पे अब आप क्या करने वाले हो, डेवलपमेंट फेज इज वेयर यू एक्चुअली बिगिन क्रिएटिंग और डेवलपिंग योर ई लर्निंग courses. In the previous design phase, the content design idea should have already been decided. आपकी जो जॉब है in the development phase वो क्या, to bring those content idea to life. मतलब ये है जो content आपके माइंड में था, जो आपने आउटलाइन कर लिया था, अब उसको जो रियल के अंदर लेकर आने वाले हैं। This means laying out the content visually. अब आप जो content आपने प्रोवाइड करना है उसको विजुअली आप लेके आओगे, क्रिएट करोगे ग्राफिक्स को, रिकॉर्ड करोगे वीडियोस को, केयरफुली सिलेक्ट करोगे फॉन्ट एंड कलर्स को, बिल्ड करोगे कोर्स इन द ई लर्निंग authoring tool, anything that has to do with creating the actual end product फॉर योर लर्नर। अब आप यहां पे जो है वो क्या कर लोगे, अपना कोर्स को डेवलप कर लोगे। तो कोर्स का डेवलपमेंट होने के बाद में अब जो है वो क्या, इंप्लीमेंटेशन। योर ई लर्निंग कोर्स हैव बीन क्रिएटेड, टेस्टेड एंड अप्रूव्ड, नाउ इट्स टाइम फॉर योर लर्नर टू टेक द कोर्स। अब आप उसको क्या करोगे, इसको इंप्लीमेंट करोगे। मोस्ट ऑफन इन द वर्ल्ड ऑफ ई लर्निंग दिस मींस एक्सपोर्ट करना अपनी फाइल एंड अपलोड करना कोर्सेज टू द LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप क्या कर दोगे, इसको अपलोड कर दोगे। तो आपने उसको जो है वो क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंटेशन के बाद में आखिरी में जो है वो क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। द फाइनल फेज जो है एडी मॉडल का वो क्या, इवैल्यूएशन। आफ्टर द ई लर्निंग कोर्सेज डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट एंड यू वांट टू मेक श्योर इट्स डूइंग इट्स जॉब, कि क्या वो जो कोर्स था वो अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब क्या कोर्स आपका इफेक्टिव है नहीं है। आर योर लर्नर कंफ्यूज। तो जो इवैल्यूएशन फेज है इज ऑल अबाउट गैदरिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू सी इफ द कोर्स नीड टू बी रिवाइज एंड इंप्रूव। तो इवैल्यूएशन के अंदर आप ये देखोगे क्या कोर्स में कोई इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ये है आपका क्या, एडी मॉडल। तो एडी मॉडल किसके लिए, कोर्स डेवलपर के लिए। इसके अंदर टोटल मिला के कितने आपके जो स्टेप निकल के आते हैं, तो 5 इसमें एक्रोनिम्स है। ए से जो है एनालिसिस, डी से डिजाइन, फिर डी से डेवलपमेंट, डिजाइन करने के बाद डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट के बाद में उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट, और लास्ट में जो है क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि क्या कोर्स जो है जो हमने सोचा था वही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके बाद जो आएगा एडी मॉडल, अब इसके एडवांटेज जो दे रखे हैं, सबसे पहला कॉमनली यूज एंड वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, दूसरा इफेक्टिव है, फाउंडेशन है अदर लर्निंग मॉडल के लिए, इजी टू मेजर टाइम एंड कॉस्ट। लेकिन इसकी जो है डिसएडवांटेज सबसे पहला रिजिड लीनियर प्रोसेस है, एक स्टेप एक प्रोसेस है, उसी को ही अपने को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। इसके बाद में टाइम कंज्यूमिंग है एंड कॉस्टली है, इनफ्लेक्सिबल है एंड डज नॉट अलाउ द इंटरेक्टिव डिजाइन। ठीक है जी। इसके बाद आया एश्योर मॉडल, ये भी बेसिकली एडी मॉडल जैसा ही है, लेकिन जब आप कोर्स को डेवलप करने में जो है वो क्या करते हो, टेक्निक एंड मीडिया का सहारा लेते हो, तो उसको वहां पे आ जाएगा कौन सा, एश्योर मॉडल। सिर्फ और सिर्फ आपको इसके जो है जो एलिमेंट्स है उनको याद करके जाना है, ठीक है। एश्योर मॉडल एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल है दैट डिजाइनर यूज टू डेवलप मोर इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। एश्योर डिफर करता है फ्रॉम द एडी मॉडल से बिकॉज इट इज टिपिकली रिगार्ड एज अ मॉडल दैट कैटर टू लर्नर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। तो ये एडी मॉडल से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हम टेक्निक और मीडिया को जो क्या करेंगे, यूज करेंगे। एश्योर के अंदर जो है वो 6 फेज आएंगे। ए से सबसे पहले एनालाइज करो लर्नर को, जो करंट हमारे लर्नर्स है उनको हम एनालाइज करेंगे। फिर स्टेट करेंगे स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्टिव को, सिलेक्ट करेंगे मेथड एंड मीडिया जिसके थ्रू हम कोर्स प्रोवाइड करेंगे, यूटिलाइज करेंगे उस मीडिया एंड टेक्निक को, रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन एंड आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, इवैल्यूएट एंड रिवाइज। तो ये है आपका क्या, एश्योर मॉडल। ये कौन सा है, एश्योर। तो इसके अंदर ये जो 6 आपके
स्टेप्स है, इनको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो पेपर के अंदर क्या होता है, अक्सर ऐसा आएगा कि इसको जो है वो शफल करके दे देगा और बोलेगा कि इसको जो क्या करो, अरेंज करो। तो सबसे पहले एनालाइज करो, लर्नर जो है उनको एनालाइज करेंगे, फिर स्टेट द स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट कर देंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे मेथड एंड मीडिया को, यूटिलाइज करेंगे मेथड एंड मीडिया एंड टेक्नोलॉजी को, रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट एंड रिवाइज, ठीक है जी। इसके बाद आता है जी लो ऑफ लर्निंग। लो ऑफ लर्निंग जो है वो क्या है, मतलब जब आप चीजें सीखते हैं तो कुछ वहां पे जो है वो लो हैं जो काम करते हैं, ठीक है। अब देखो लो ऑफ लर्निंग बेसिकली जो है वो जरूरी है किसके लिए, टीचर के लिए। टीचर को पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे लो हैं जो बेसिकली फॉलो होते हैं जब आप चीजें सीख रहे हैं। तो टीचर का काम तो सिखाने का है, लेकिन अब यहां पे हम जो है ये टीचर को हेल्प करते हैं। लो ऑफ लर्निंग के बारे में अगर टीचर को नॉलेज है तो टीचर को हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में लर्निंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। तो लो ऑफ लर्निंग से अगर टीचर को इन लॉस के बारे में नॉलेज है, ये जो सिद्धांत है अगर इनके बारे में टीचर को अगर नॉलेज है तो टीचर के लिए बहुत ज्यादा वो क्या करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि टीचर इन लो के बेस पर जो है अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी को जो चेंज कर सकता है। अब यहां पे जो दो तरह के लो है, एक है आपके प्राइमरी लो और एक आएंगे आपके कौन से, सेकेंडरी या सबऑर्डिनेट लो। सबसे पहले नंबर पे आएगा प्राइमरी लो। प्राइमरी लो तीन तरह के होते हैं, एक है लो ऑफ इफेक्ट, लो ऑफ एक्सेस एंड लो ऑफ रेडिनेस। सबसे पहले है लो ऑफ इफेक्ट। लो ऑफ इफेक्ट जो है वो क्या बोलते हैं, सारा खेल जो है फीलिंग्स का है। बोलता है अगर मान लो जब आप सीख रहे हैं, अगर आपको सीखने में अच्छा फील हो रहा है तो उस जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चीजें सीख रहे हैं और आपको फील ही नहीं आ रहा और आपको बेकार फील हो रहा है तो आप जो है वो ढंग से नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहले लो ऑफ इफेक्ट, ये क्या बोलता है, अगर प्लेजेंट फीलिंग होती है, अगर सीखने पर आपको प्लेजेंट फीलिंग होती है तो लर्निंग जो क्या होगी, बेटर होगी, और अगर अनप्लेजेंट फीलिंग हो रही है तो लर्निंग जो है वो क्या होगी, पुअर होगी। तो सारा खेल जो है वो किसका है, फीलिंग का है। तो अगर आप बेटर फील करते हैं तो फिर लर्निंग अच्छा होगा, और अगर आप पुअर फील करते हैं तो लर्निंग बेकार होगा। तो ये क्या बोलता है, लर्निंग इज स्ट्रेंथन्ड व्हेन अकम्पनीड बाय प्लेजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग। लर्निंग बोलता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा अगर वो जुड़ी होगी किससे, प्लेजेंट एंड सेटिस्फाइंग फीलिंग से। लर्निंग वीकेंड होगा व्हेन वो एसोसिएट होगी अनप्लेजेंट फीलिंग से। लर्निंग टेक प्लेस प्रॉपर्ली व्हेन इट रिजल्ट टू सेटिस्फैक्शन एंड द लर्नर डिराइव प्लेजर आउट ऑफ इट। द क्लासरूम एक्सपीरियंस शुड बी सेटिस्फैक्टरी एंड प्लेजेंट होना चाहिए। द टीचर मस्ट एंजॉय द टीचिंग वर्क। लर्निंग एक्सपीरियंस एंड द अदर एक्टिविटी मस्ट बी मीनिंगफुल होनी चाहिए एंड अंडरस्टैंडेबल इन टर्म्स ऑफ द पर्सन life of the learner. School activities should be organized in increasing difficulty order so that the student may progress without any failure. दूसरा लो ऑफ एक्सेस जो है वो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जितनी ज्यादा आप जो है वो क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही लर्निंग जो है वो क्या होगी, अच्छी होगी। सिंपल सी बात है यार, ये तो जितना आप एक काम को लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो उतना लर्निंग क्या होगा, अच्छा होगा। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट SR बोलते स्टिमुलस रिस्पॉन्ड कनेक्शन इज स्ट्रेंथन्ड बाय यूज एंड वीकेंड विद डिसयूज। तो जितना आप यूज करोगे इसको, स्टिमुलस रिस्पॉन्स को, उतना जो है वो क्या होगा, लर्निंग बेटर होगा, और जितना आप इसको यूज नहीं करोगे उतना लर्निंग पुअर होगा। इसके दो पार्ट है, एक है लो ऑफ यूज और एक है लो ऑफ डिसयूज। थिंग्स मोस्ट ऑफन रिपीटेड आर बेस्ट रिमेंबर। जो चीजें ज्यादा रिपीटेड होती हैं, जिनको आप लगातार रिपीट करते हो, वो आपको जो है वो क्या रहेंगी, याद रहती हैं। स्टूडेंट डू नॉट लर्न कॉम्प्लेक्स टास्क इन ए सिंगल सेशन। इंस्ट्रक्टर मस्ट रिपीट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एट द रीजनेबल इंटरवल। फिर है लो ऑफ रेडीनेस। लो ऑफ रेडीनेस का मतलब मोटिवेशन। अगर आप जो तत्पर रहोगे चीज सीखने के लिए तो फिर जो आप सीख रहे हो उनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। तो बोलते हैं दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट मोटिवेशन इज नीडेड टू डेवलप एन एसोसिएशन और डिस्प्ले चेंज्ड बिहेवियर। इंडिविजुअल लर्न बेस्ट व्हेन दे आर फिजिकली, मेंटली और इमोशनली रेडी टू लर्न एंड दे डू नॉट लर्न वेल इफ दे आर नो रीजन फॉर लर्निंग। तो अगर आपके पास में रीजन है, आप मोटिवेटेड है सीखने के लिए, तो फिर आप चीजें सीख जाओगे, नहीं तो नहीं सीखोगे। इसके बाद कुछ सेकेंडरी लो है। सबसे पहले लो ऑफ प्राइमेसी। लो ऑफ प्राइमेसी ये बोलते हैं स्टार्टिंग में जो चीज आप सीखते हैं ना, तो वो हमेशा जो है क्या रहती है, याद रहती है। तो बोलता है जो स्टार्टिंग लर्निंग है वो लंबे समय तक याद रहती है। लर्निंग दैट टेक प्लेस इन द बिगिनिंग, जो स्टार्टिंग के अंदर आपने चीजें सीखी ना, वो क्या है, बेस्ट एंड लास्टिंग, ठीक है। यूजुअली वी से फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो क्या, बेस्ट इंप्रेशन है। हेंस प्यूपिल, जो बच्चे होते हैं, शुड मेक द राइट स्टार्ट एंड बी मोर सीरियस होने चाहिए इवन विद फ्रॉम द फर्स्ट डे। पहले दिन से जो है सीरियस होने चाहिए चीजें को सीखने के लिए। द लर्निंग ऑन द फर्स्ट डे इज मोस्ट विविड एंड स्ट्रॉन्ग। द टीचर ऑल्सो शुड भी मोस्ट सीरियस होना चाहिए फर्स्ट डे ऑफ टीचिंग पे। ही मस्ट इंप्रेस द स्टूडेंट ऑन द वेरी फर्स्ट डे। तो सबसे पहले लो ऑफ प्राइमेसी। लो ऑफ प्राइमेसी जो क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग लर्निंग जो है वो लंबे समय तक चलती है। लो ऑफ रिसेंसी क्या है, जो लेटेस्ट बातें वो ज्यादा याद रहती हैं। तो ये क्या बोलते हैं, लेटेस्ट बातें आपको ज्यादा याद रहती है, मतलब रीसेंट एक्टिंग आर लास्टिंग। रीसेंट जो है वो एक्ट करता है लास्टिंग, ठीक है। तो बोलता है वी रिमेंबर दोज थिंग्स बेटर विच आर रीसेंट। तो हम उन चीजों को जो ज्यादा याद करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल क्या है, लेटेस्ट है। लो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस जो है वो क्या, कि अगर मान लो स्टिमुली स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर मोटिवेशन ज्यादा है, तो आप जो है वो लर्निंग क्या होगी, अच्छी होगी। तो रिस्पॉन्स जो वो स्ट्रॉन्ग आएगा एंड वाइस वर्सा। द स्टूडेंट हु हैज डैश और द एंथुसिज्म मेक ए ग्रेटर प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। द वीक विल्ड, जो वीक विल्ड स्टूडेंट होता है, अचीव लेस।
ठीक है। द मोर सीरियस स्टूडेंट द ग्रेटर हिज अचीवमेंट, तो जितना स्टूडेंट जो है वो क्या होगा, सीरियस होगा, उतनी उसकी अचीवमेंट जो है क्या होगी, बढ़िया होगी। फिर है लो ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, ये सिंपल सी बात है, बोलता है कंफर्ट विद न्यू, जब आप नई सिचुएशन के साथ आपका सामना होता है, ठीक है, तो पर्सन रिस्पॉन्ड करता है वैरायटी ऑफ वे अराइविंग एट ए करेक्ट रिस्पॉन्स, आप अलग तरीके से बिहेव करते हो और एक करेक्ट रिस्पॉन्स के ऊपर पहुंच जाते हो। लो ऑफ सेट एटीट्यूड जो क्या बोलता है लर्नर परफॉर्म द टास्क वेल इफ ही हैज एटीट्यूड सेट इन द टास्क, तो अगर आपका एटीट्यूड, जैसे अगर आप खेल में चले गए तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे जीतना ही जीतना है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे फर्स्ट आने आना है, तो बोलता है लो ऑफ सेट एटीट्यूड भी जो है रोल पे करता है। लो ऑफ एनालॉजी एंड एसिमुलेशन जो क्या बोलता है, अगर जो कंटेंट आप सीख रहे हैं अगर उसको आप रियल लाइफ से जो है वो कंपेयर कर सकते हो, रियल लाइफ से उसको कनेक्ट कर सकते हो, तो फिर चीजें अच्छे तरीके से आप सीख पाओगे। तो क्या बोलता है, The organism मतलब the pupil make response by comparison और analogy and assimilation when learner find the similarity, अगर learner जो है वो क्या उसको similarity या dissimilarity मिलती है लेसन में, with daily experience he learn better, तो वो जो है वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकता है। Hence teaching must be correlate with life experience। फिर है law of associative shifting, ये क्या बोलता है, according to this law we can get any response from the learner of which he is capable associate with any situation to which he is sensitive। फिर लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी जो क्या बोलता है कि द लॉ स्टेट दैट टीचिंग शुड बी डन इन पार्ट, इट इज मोर ट्रू इन द केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन, तो आराम से आपको जो है पार्ट्स के अंदर आपको सिखाना चाहिए। फिर लॉ ऑफ फ्रीडम जो वो क्या बोलते हैं, थिंग्स फ्रीली लर्न आर द बेस्ट लर्न, तो जो चीजें मतलब अगर सीखने में अगर आपने जो बच्चों को फ्रीडम दी तो बच्चा उसको बढ़िया तरीके से सीख पाएगा। द ग्रेटर द फ्रीडम एंजॉय बाय द स्टूडेंट इन द क्लास द ग्रेटर द इंटेलेक्चुअल एंड द मोरल एडवांसमेंट एंजॉय बाय देम। तो कंक्लूजन जो है वो क्या है, नॉलेज ऑफ दीज लॉ, इन लॉ की नॉलेज होना जो है टीचर के लिए बहुत ही क्या जरूरी है, क्योंकि इससे टीचर जो है उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है लर्निंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट के बारे में। तो ये आपके जो है वो क्या है, लॉस हैं। लॉ कितने तरह के थे, दो तरह के थे, एक है प्राइमरी और एक कौन सा, सेकेंडरी। इसके बाद आता है जी व्हाट आर द 4 क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल, आप क्लासरूम के अंदर जो है वो कौन से मैनेजमेंट स्टाइल को यूज करते हो। तो बेसिकली क्लासरूम को मैनेज करने के लिए 4 तरह के स्टाइल हमारे पास में जो है वो क्या अवेलेबल है। तो क्या बोलता है देखो एक बार, बोलता है आइए यहां से हम देखते हैं, एक तो लर्निंग स्टाइल है कौन सा, मतलब क्लासरूम के अंदर जो है वो आपका जो स्टाइल है वो कैसे है, वो 4 तरह के हैं, एक है अथॉरिटेरियन, एक है अथॉरिटेटिव, एक है परमिसिव और एक है कौन सा इंडल्जेंट। एक एक करके हम पढ़ेंगे। बोलता है दीज स्टाइल रेंज फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग टीचर कंट्रोल, अब यहां पे टीचर का कंट्रोल सबसे ज्यादा होगा, यहां पे टीचर का कंट्रोल सबसे कम होगा। तो बोलता है ये जो स्टाइल है ये इनका एक रेंज रहेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग टीचर कंट्रोल एंड मिनिमम स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट से लूज टीचर कंट्रोल एंड मैक्सिमम स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। तो यहां पे टीचर का जो कंट्रोल है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और स्टूडेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या रहेगा, कम। और यहां पे टीचर का जो कंट्रोल है वो बिल्कुल कम रहेगा और स्टूडेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन क्या होगा, जिसमें टीचर के पास कंप्लीट कंट्रोल होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, टीचर जो बोलेगा स्टूडेंट को वही चीज करनी पड़ेगी, और टीचर जो है वो छेद भी सकता है, बोले तो बच्चों को मार भी सकता है। ठीक है, तो ये है कौन सा, अथॉरिटेरियन। द अथॉरिटेरियन क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल इज बेसिकली स्टाइल जहां पे टीचर हैज कंप्लीट कंट्रोल, जहां पे टीचर के पास कंप्लीट कंट्रोल है किसका, क्लासरूम का। स्टूडेंट आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व और रिस्पॉन्सिव, स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है और ना ही वो कोई रिस्पॉन्ड करते हैं। इन दिस स्ट्रिक्टेस्ट फॉर्म ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल इट इज क्वाइट लाइकली दैट a student not following the set rule can be punished, और इस तरह के स्टाइल के अंदर जो स्टूडेंट जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं करते तो उनको जो है क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। देयर इज नो स्कोप फॉर फ्रेंडली स्टूडेंट टीचर रिलेशन, और इस तरह के टीचिंग स्टाइल में जो है वो कोई भी फ्रेंडली स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन दिस क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल देयर इज नो स्टूडेंट ऑटोनॉमी, और ना ही कोई स्टूडेंट ऑटोनॉमी है, स्टूडेंट अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता इन डिसाइडिंग हाउ दे विल लर्न, कोलैबोरेट विद देयर पीयर और हाउ दे विल एंगेज इन क्लास। ये सब जो है वो टीचर के ऊपर जो क्या करते हैं, डिपेंड करता है, तो उसको बोलता है कौन सा, अथॉरिटेरियन। इस तरह के स्टाइल को आपको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। तो बोलता है एन अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर माइट मेक यू फील दैट थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, बट ये आपका काउंटर प्रोडक्टिव होता है एंड आपके बच्चे की ग्रोथ को जो है वो क्या करता है, प्रभावित करता है। अनलेस देयर इज अ स्ट्रांग रीजन यू शुड अवॉइड, जब तक कोई स्ट्रांग रीजन ना हो तब तक आपको इस तरह के टेक्निक को फॉलो नहीं करना चाहिए। दूसरा है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव जो स्टाइल है मैनेजमेंट, अथॉरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो क्या है, यहां पे रूल्स होंगे, आप रूल्स को फॉलो करके जो है वो टीचर से इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा लूज रहेगा। ठीक है, तो यहां पे जो है स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत बढ़ेगा और टीचर का जो कंट्रोल थोड़ा बहुत कम होगा। तो बोलता है अथॉरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल का जो एम है वो क्या है, टू एक बैलेंस बना के रखना बिटवीन टीचर कंट्रोल और स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट में। स्टूडेंट को एंकरेज किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करे क्लास में, कोलैबोरेट करे अपने साथ वाले बच्चों से, व्हाइल ऑल टाइम फॉलोइंग सेट रूल, लेकिन आपको साथ में जो है रूल्स को हमेशा ही फॉलो करना है। स्टूडेंट इनपुट एंड फीडबैक आर वैल्यू बाय टीचर एंड एक्टिवली वर्क अपॉन टू मेक लर्निंग ए बेटर experience for student. In general,
स्टूडेंट आउटकम इज एन अथॉरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल आर पॉजिटिव एंड यूजली स्टूडेंट्स जो है वो उस तरह के लर्निंग स्टाइल उस तरह के क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल के अंदर जो स्टूडेंट की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। परमिसिव कौन सा होता है? जहां पे बेसिकली कंट्रोल और स्टूडेंट के इन्वॉल्वमेंट दोनों क्या रहेंगे, कम रहेंगे, और स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि तुम्हारा जो मन करता है वो कर लो, तो वो है कौन सा? परमिसिव। परमिसिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल अलाउ हैज बोथ लो लेवल, दोनों ही लो लेवल रहेंगे, कंट्रोल भी इन्वॉल्वमेंट भी। द स्टूडेंट आर प्रेटी मच लेफ्ट टू देमसेल्फ टू डू एज दे प्लीज, तो यहां पे स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि वो जो करना चाहे वो करें। दिस प्राइमली अराइज ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग फ्रॉम द टीचर एंड द स्कूल मैनेजमेंट विद लो कंट्रोल level coupled with the low involvement level only a few students manage to do well। और एक होता है कौन सा? इंटेलिजेंट क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो एक हाई लेवल ऑफ यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मिलेगी विद लो लेवल ऑफ कंट्रोल, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा और टीचर का कंट्रोल कम। स्टूडेंट के पास फ्रीडम होगी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है फ्रीली इन द क्लासरूम और कोलैबोरेट कर सकता है अपने साथ के बच्चों के साथ में। टीचर यूज करते हैं स्टाइल को आर यूजुअली वेरी वेल लाइक बाय द, तो जो टीचर इस स्टाइल को यूज करते हैं तो जनरली बच्चे उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हाउएवर देयर इज अ रियल डेंजर होता है क्लासरूम अकॉम्प्लिशिंग नथिंग इन द सेट टाइम ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए कई बार जो है हमारे ऑब्जेक्टिव क्लासरूम के पूरे नहीं होते, इसको बोलते हैं आप लोग क्या? इंटेलिजेंट। फिर है वर्क मॉडल। वर्क मॉडल जो है वो है बेसिकली लर्निंग स्टाइल। ये वर्क मॉडल जो है वो ये बोलता है, ध्यान देना, वर्क मॉडल बोलता है कि लर्नर 4 तरीके से सीखता है। एक लर्नर जो है वो विजुअली देखकर, कुछ होते हैं जो ग्राफ ग्रूफ देख के सीखते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं जो सुन करके सीखते हैं, कुछ होते हैं जो रीड राइट करके सीखते हैं, और कुछ होते हैं जो प्रैक्टिस करके सीखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे जो है वो वर्क मॉडल है, इसके अंदर बेसिकली 4 आपके क्या आएंगे? एलिमेंट आएंगे। ये भी बात करते हैं किस पे? लर्निंग के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये चारों जो कंपोनेंट है उनको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो व्हाट इज वर्क मॉडल? लर्नर जो है वो 4 वे से सीखता है, तो लर्नर की जो प्रेफरेंस है वो 4 तरीके की हो सकती है। वर्क मॉडल जिसको डिजाइन किया नील फ्लेमिंग ने 1987 में। इस मॉडल के अंदर फ्लेमिंग ने डेवलप किया एक वे टू हेल्प स्टूडेंट लर्न मोर अबाउट देयर प्रेफरेंस, ठीक है। अब सबसे पहले विजुअल, वी से VAR के ना, तो वी से जो आएगा वो क्या आएगा? विजुअल लर्नर। विजुअल लर्नर कौन होंगे? जो डायग्राम एंड ग्राफिक कंटेंट के थ्रू सीखना चाहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? विजुअल लर्नर। ऐसे बच्चे जो जनरली चीजों को विजुअलाइज करके सीखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? विजुअल लर्नर। स्टूडेंट हु हैव ए विजुअल लर्निंग स्टाइल में ऑफन प्रेफर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम, तो ऐसे बच्चे जो क्लासरूम में आगे बैठेंगे, दे मे प्रेफर टू हाईलाइट और यूज करेंगे लॉट ऑफ कनेक्टर और डायग्राम को, क्रिएट करेंगे ग्राफिक ऑर्गेनाइजर को, एंड मे बी सीन टेकिंग मोर डिटेल नोट्स which are very organized, often color coded and have other way of making distinction between the कंटेंट। तो ये होते हैं कौन से? विजुअल लर्नर। विजुअल के बाद आएंगे ऑडिटरी। ऑडिटरी लर्नर कौन से होते हैं? जो सुन करके जो है सुनकर और डिस्कशन से जो ज्यादा सीखते हैं उनको बोलते हैं ऑडिटरी। ऑडिटरी लर्नर लिसन केयरफुली, ये ध्यान से जो चीजों को पहले क्या करते हैं? समझते हैं। एंड ऑफन फोकस होता है इनका किस पे? टोन और द रेट ऑफ स्पीच पे। एंड मे ऑल्सो बेनिफिट मोर बाय हैविंग सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज लाइक वीडियो और द ऑडियो कंपोनेंट, और ये अगर मिल जाए उनको, वीडियो ऑडियो मिल जाए डिस्कशन के साथ में, तो इनको और भी बहुत हेल्प मिलता है। If student working group, these learner benefit by more discussion and exchange idea, reading aloud and even repeat some content, think out aloud। तो ये जो है वो चीजें जो है वो बोल के तेज बोल के जो याद करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जो रीड राइट लर्नर होते हैं। ये कौन से होते हैं? रीड राइट लर्नर ऑफन प्रेफर टू हैव द टेक्स्ट इन सम फॉर्मेट वेदर दे फर्स्ट राइट एंड देन रीराइट देयर नोट, तो पहले लिखेंगे फिर दोबारा से उसको जो है अपने नोट्स को दोबारा से रीराइट करेंगे, रीड ओवर देयर नोट, उनको फिर रीड करेंगे हर दिन फॉर रिव्यू के लिए एंड क्लास प्रिपरेशन। दे इंटरेक्ट विद रिटन फॉर्मेट मोर ऑफन। स्टूडेंट में क्रिएट डायग्राम एंड देन कन्वर्ट देम बैक इनटू स्टेटमेंट, मेकिंग लिस्ट और अरेंजिंग वर्ड्स इन सम टाइप ऑफ हियरार्की। तो ये होते हैं रीड राइट लर्नर। एक होता है कौन सा? काइनेस्थेटिक लर्नर, जो बेसिकली प्रैक्टिस करके जो सीखने का काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक लर्नर लर्न बेस्ट थ्रू हेड ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इन क्लासरूम टुडे स्टूडेंट स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम ऑफ सिटिंग एंड मोर प्रिसाइसली लर्निंग। स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम के अंदर बैठता है अक्सर, ठीक है ना, और वो कैसा होता है? पैसिव होता है, ठीक है ना, एंड मोर पैसिवली लर्निंग होती है। देयर हैव बीन मोर डिस्कशन अबाउट द नीड फॉर द स्टूडेंट टू बी मोर एक्टिव, और हमेशा डिस्कशन होता है कि स्टूडेंट जो क्लासरूम के अंदर क्या बैठे? एक्टिव बैठे। इवन फॉर द टीचर हु आर गेटिंग राइट ऑफ ट्रेडिशनल डेस्क एंड मूविंग टुवर्ड्स स्टैंडिंग डेस्क। तो इसलिए यहां पे किनेस्थेटिक लर्नर के अंदर कौन आएंगे? वो सब बच्चे जो बेसिकली प्रैक्टिस से जो है ज्यादा सीखते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या? किनेस्थेटिक लर्नर। तो वर्क मॉडल के अंदर बेसिकली जो है वो क्या बताया गया कि लर्नर जो है वो 4 तरीके से सीखता है। वी से विजुअल हो गया, ए से ऑडिटरी, आर से रीड राइट, और फिर आपका के से काइनेस्थेटिक। इसके बाद आपका एल्बर्ट बेंडूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी
एल्बर्ट बेंड्यूरा ने जो है एक सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो इन्होंने दिया था, और ये बोलते हैं कि आप सोसाइटी में आपको जो है वो कैसे बिहेव करना है, वो बिहेवियर कैसे आप सीखते हो, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात किया गया किसमें, एल्बर्ट बेंड्यूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी में। तो सोशल लर्निंग बेसिकली ये है कि सोशली कैसे बिहेव करना है, आपको सोसाइटी के अंदर जो है वो लोगों के साथ में कैसे बिहेव करना है, तो वो बिहेवियर कैसे आप सीखते हैं, वो बिहेवियर कैसे सीखेंगे, वो सब बताया गया कहां पे, एल्बर्ट बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी में। आइए बढ़ते हैं। एल्बर्ट बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी सजेस्ट दैट वी लर्न सोशल बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर। हम लोग जो वो कैसे सीखते हैं, हम लोगों को ऑब्जर्व करके या उनको नकल करके, उनके बिहेवियर को नकल करके जो सीखने का काम करते हैं। बेंड्यूरा ने ये रियलाइज किया दैट डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट अलोन कुड नॉट अकाउंट फॉर ऑल टाइप ऑफ लर्निंग, सो ही एडेड ए सोशल एलिमेंट टू दिस थ्योरी, आर्गुइंग दैट पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर। उसने ये आर्गू किया कि लोग जो है वो सीखते हैं कैसे, औरों को ऑब्जर्व करके, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो व्हाट इज सोशल लर्निंग थ्योरी, तो बोलता है लर्निंग इज अबाउट इंटरेक्ट करना एनवायरनमेंट के साथ एंड एक परमानेंट चेंज लाना नॉलेज में और बिहेवियर में दैट इंप्रूव द ह्यूमन परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू बेंड्यूरा की एसएलटी सोशल लर्निंग थ्योरी, वी लर्न फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद अदर इन ए सोशल कंटेक्स्ट। हम ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, एसिमुलेट करते हैं उनको, उनके बिहेवियर को अपनाते हैं और उनको नकल करते हैं अदर बिहेवियर व्हेन विटनेस पॉजिटिव और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। अब यहां पे जो है वो बात की गई है एसएलटी प्रोसेसिंग का। तो बोलते हैं एसएलटी प्रोसेसिंग के अंदर जो है ये एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे बाकी लोगों के बिहेवियर को, फिर इमिटेट करेंगे, बोले तो उसको जो है हम क्या करेंगे, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, हम एसिमुलेट करेंगे, उनके बिहेवियर को अपनाएंगे और उसका इमिटेट बोल तो नकल करेंगे, और लास्ट में क्या, मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब जो है वो क्या हो गया, हम उसको जो है उनका जो बिहेवियर जो हमने सीखा है उसको हम अपने बिहेवियर के अंदर जो लेके आएंगे, उसको शो करेंगे। तो वी आर मोर लाइकली टू इमिटेट बिहेवियर मॉडल्ड बाय पीपल वी परसीव एज सिमिलर टू आवरसेल्फ। अब जो आपका बिहेवियर लर्न थ्रू मॉडलिंग बोलता है, अगर आपने मॉडलिंग करके, मतलब वो लोग जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे थे वो आपके लिए कौन है, मॉडल है, ठीक है ना। जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो या जिनके बिहेवियर को आप लर्न करना चाहते हो, वो जैसे काम करे आप उस वही काम करना चाहते हो, तो वो आपके लिए कौन है, मॉडल है। कौन है, मॉडल है, ठीक है। तो बोलते हैं बिहेवियर लर्न थ्रू मॉडलिंग, अगर आप जो लोगों को ऑब्जर्व करके जब आप उनके बिहेवियर को सीखते हो तो उसके अंदर ये चार चीज होनी चाहिए। वो क्या क्या है, बेंड्यूरा ने प्रपोज किया दैट मॉडलिंग और लर्निंग इज कंपोज ऑफ 4 मीडिएशनल प्रोसेस और कंडीशन दैट मस्ट बी मेट। तो बोलता है अगर आप मॉडलिंग के थ्रू अगर लोगों के बिहेवियर को अगर आप लर्न कर रहे हो ना, तो उसमें 4 चीज होनी चाहिए। सबसे पहला अटेंशन, वी मस्ट पे अटेंशन टू द मॉडल। हमको जो है जिसके बिहेवियर को देख के हम सीखेंगे उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, अटेंशन देंगे, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। फिर रिटेंशन, जो सीखा वो हमको रिटेन भी रहना चाहिए, मतलब उसने जो बिहेवियर किया हमको वो याद भी रहना चाहिए। फिर रिप्रोडक्शन, जो हमने सीखा हम उसको शो भी करेंगे। एंड लास्ट क्या, मोटिवेशन, वी मस्ट बी मोटिवेटेड, हम हमेशा जो है वो क्या रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे नई नई चीजें सीखने के लिए, और जो हमने सीखा उनको आगे जो है वो अपना बताने के लिए भी, ठीक है। तो बिहेवियर जो आपने लर्न किया मॉडलिंग से, उसमें 4 चीजें होनी चाहिए, क्या, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। इसके बाद है प्याजे का जीन प्याजे का कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है। जीन प्याजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है, इसके अंदर मेन बात की गई है अडेप्टेशन का, कि आप एनवायरनमेंट में अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, ठीक है, उसकी जो है वो बात की गई है। आइए पढ़ते हैं। पियाजे वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है एक सिस्टमैटिक स्टडी किया कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। उनका जो कंट्रीब्यूशन था, इट इंक्लूडेड थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव चाइल्ड डेवलपमेंट, डिटेल ऑब्जर्वेशन स्टडी ऑफ द कॉग्निशन द चिल्ड्रन एंड ए सीरीज ऑफ सिंपल बट इंजीनियस टेस्ट टू रिवील डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटी। अब बेसिक कंपोनेंट क्या था, आइए पढ़ते हैं। पियाजे ने यूज किया एक टर्म स्कीमा, ठीक है। स्कीमा जो है वो क्या है, एक मेंटल स्ट्रक्चर। आपका जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसको हम किससे नोट करते हैं, स्कीमा से, जो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को क्या करने में, अडेप्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में देयर एनवायरनमेंट। ही बिलीव दैट मेंटल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ द न्यू एक्सपीरियंस एंड फैसिलिटेट करता है वन कॉग्निटिव अडेप्टेशन टू द न्यू एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट। अब बात आती है अडेप्टेशन की। मेन जो बात है वो अडेप्टेशन है। Adaptation, as you may have studied in biology, is a process through which people, living beings जो है वो एडजस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में। जस्ट एज ह्यूमन बीइंग अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, उनकी थिंकिंग जो है वो भी अडेप्ट होती है टू द चेंजेस दे, जैसे जैसे आप चेंज को एक्सपीरियंस करते हो वैसे वैसे आपका जो थिंकिंग है वो भी क्या होती है, चेंज होती है। ये बात ध्यान रखना। जैसे नई नई चीजें मिलेंगी ना, तो आपकी जो सोच है वो क्या होगी, बदलती रहेगी। अब 2 बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व है अडेप्टेशन के अंदर। सबसे पहले तो एसिमिलेशन, फिर एकोमोडेशन। एसिमिलेट में आप अपनाते हो, जो चीजें आप जो है वो एनवायरनमेंट में देख रहे हो आप उनको क्या करोगे, अपनाओगे। एसिमिलेशन टेक प्लेस व्हेन पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इट इनटू व्हाट वी ऑलरेडी नो। जो आपने सीखा हुआ है उसके अंदर आप जो नई नॉलेज को क्या करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक प्रोसेस है इन विच ए चाइल्ड यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद ए न्यू ऑब्जेक्ट और इंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। और एकोमोडेशन में हम लोग जो क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इट अकर व्हेन ए पर्सन मस्ट चेंज एग्जिस्टिंग स्कीमा
टू रिस्पॉन्ड टू द न्यू सिचुएशन। तो और ऐसा करके हम लोग जो है इक्विब्रेशन के ऊपर जो है वो आते हैं। अब ये क्या होता है, इफ द न्यू सिचुएशन इज एडजस्टेड, अगर नई सिचुएशन को आपने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया विद द एग्जिस्टिंग स्कीमा से, देन दैट स्टेज इज रेफर्ड टू द पियाजे एज अ स्टेज ऑफ इक्विब्रेशन इन दैट द एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस इज वर्किंग। दस फ्रॉम द अबव मेंशन पॉइंट इट इज क्लियर दैट प्रोसेस जो है एडजस्टिंग का, डिलीटिंग स्कीमा एंड फॉर्मेटिंग, एडजस्ट करना स्कीमा को, डिलीट करना स्कीमा को, एंड फॉर्मिंग द न्यू स्कीमा टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अडेप्टेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अडेप्टेशन। तो बेसिकली इसकी अगर बात करें पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी, तो इसके अंदर जो किसकी बात की गई है, अडेप्टेशन की जो बात की गई है, एनवायरनमेंट में किस तरीके से हम अडेप्ट होंगे। इसके बाद है एक जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, देखो वो नॉलेज जो आपको किसी ने सिखाई नहीं, जो आपने खुद ने गेन करी, और आपके अंदर क्या पोटेंशियल है कि आप नई नॉलेज को गेन कर सकते हो किसी की मदद से, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू व्योस्की जेपीडी या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, एक डिफरेंस है बिटवीन द प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट अटेन विदाउट एनीवन असिस्टेंस, जो प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है जो आपने अटेन करी है बिना किसी की मदद के, एंड द पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट दैट कैन बी अटेन अंडर द गाइडेंस ऑफ एमक्यू, और जो पोटेंशियल लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट जो आप कर सकते हो अगर आपको कोई जो है मोर नॉलेजेबल पर्सन जो है वो क्या करे, अगर आपको गाइड करे तो आप क्या चीज गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं आप लोग क्या, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जो नॉलेज है और जो आप कर सकते हो, ये जो है इनको बोलते हैं हम लोग क्या, एक जोन बन गया किसका, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का। व्योस्की ने यूज केस टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए सोशल एंड इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट प्रोवाइडिंग बाय द एमक्यू टू स्टूडेंट टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट एंड स्किल। वंस द स्किल इज लर्न बाय द स्टूडेंट, एक बार अगर स्किल जो है वो बच्चे ने सीख लिया तो इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट जो है वो क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। तो ये आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बाद है करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल। देखो करिकुलम अगर डेवलप करना तो उसके लिए बेसिकली 5 तरह के मॉडल हैं। ठीक है, उनके बेसिकली सिर्फ ना आपको जो है वो फीचर जो है वो याद करके जाने हैं। ठीक है, तो करिकुलम जो है वो क्या है, करिकुलम एक फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है जो गाइड करता है किसको, फॉर्मल लर्निंग एक्सपीरियंस को। ये कंसेप्ट इट इज कंसेप्चुलाइज्ड टू सूट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड फिलॉसफी ऑफ द लर्निंग सिचुएशन फॉर विच इट इज इंटेंडेड। करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल जो है वो सर्व करता है एज ए गाइड ऑफ द टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस। एक तो है करिकुलम को डिजाइन करना और उसको क्या करना, डेवलप करना। ब्रॉडली डिफाइंड करिकुलम डिजाइन रेफर टू कोर्सेज ओवरऑल स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट। तो यहां पे सबसे पहले डिजाइन के अंदर क्या आएगा, हम कोर्स का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको उससे लेना देना है। तो मतलब अगर बात करिकुलम डिजाइन की अगर बात करें तो डिजाइन के अंदर बेसिकली क्या आएगा, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है और जो ब्लूप्रिंट है उससे। एंड मीनवाइल डेवलपमेंट के अंदर जो है वो क्या आएगा, वो सारे प्रोसीजर आएगा जो जिसके माध्यम से आप करिकुलम को क्या करोगे, डेवलप करोगे। तो करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल जो है उसके अंदर 2 स्टेज है। पहला तो है एक ब्लूप्रिंट डिसाइड करना और फिर एक्चुअल के अंदर उसको क्या करना, डेवलप करना। As an educator, being aware of the different curriculum development model will enable you to make informed decision and chalk out an effective learning plan for your institution. अब 5 तरह के मॉडल जो आपने को याद करने हैं। सबसे पहले नंबर पे है टाइलर मॉडल। टाइलर का जो मॉडल है वो क्या है, टाइलर मॉडल was developed by the American educator Ralph Taylor in 1949. It is known as the objective model. ध्यान रख, कुछ चीजें याद करनी है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव मॉडल है, इसको हम ऑब्जेक्टिव मॉडल के नाम से पुकारते हैं। एंड इज अमंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड करिकुलम डिजाइन मॉडल है। इट इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट द ऑब्जेक्टिव जो है एजुकेशन का वो क्या है, टू डेवलप करना लर्निंग दैट इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर द लर्नर। ऐसी लर्निंग को डेवलप करेंगे जो एक्चुअल में लर्नर के लिए क्या हो, यूजफुल हो। तो उसके लिए बेसिकली हम टाइलर मॉडल को यूज करते हैं। ये एक लीनियर मॉडल है दैट कंसीडर 4 फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग ए करिकुलम। इसमें 4 चीजें हम जो है वो देखते हैं। पहला पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या एजुकेशन का जो अपने को अचीव करना है, ये देखेंगे। फिर लर्निंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू अटेन द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको उसके लिए क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तीसरा ऑर्गेनाइज करेंगे एजुकेशन एक्टिविटी को फॉर द इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए, और असेस करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस को कि आपने जो क्या चीजें मतलब आपने लर्न कर लिया उस चीज को लास्ट में जाके जो है वो क्या करेंगे, असेस करेंगे। ओके, इसके बाद दूसरा जो मॉडल है वो है टैबा मॉडल। टैबा मॉडल की अगर बात करते हैं तो बोलता है टैबा मॉडल एम्फेसाइज द प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी। इसको इंटरेक्टिव मॉडल बोलते हैं। ये भी इट इज आल्सो नोन एज अ इंटरेक्टिव मॉडल। इट वाज डिजाइन इन 1962 बाय हिल्डा टैबा। ये जो है वो डाउन टॉप अप्रोच के ऊपर जो क्या बेस है। यहां पे सबसे पहले देखेंगे बच्चे को हम लोग जो एनालाइज करेंगे और उसके बेस पर करिकुलम को सेट करेंगे। तो यहां पे जो आप क्या करने वाले हो, डायग्नोज करोगे लर्नर के नीड को, लर्नर की जो नीड है उसको सबसे पहले डायग्नोज करोगे। फिर उसके बेस पर आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करोगे, फॉर्मुलेट करोगे। सिलेक्ट करोगे कंटेंट को, ऑर्गेनाइज करोगे कंटेंट को, सिलेक्ट करोगे लर्निंग एक्सपीरियंस को, ऑर्गेनाइज करेंगे लर्निंग एक्टिविटी को, और लास्ट में क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। तो बेसिकली 7 स्टेप को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला क्या, डायग्नोज करेंगे लर्नर की नीड को, डेवलप करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव को। फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे,
सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, ऑर्गेनाइज करेंगे कंटेंट को, सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्टिविटी एंड लास्ट में इवैल्यूएशन। इसके बाद है आपका जॉन गुडलैंड मॉडल। जो जॉन गुडलैंड मॉडल है, ये एक कैनेडियन थ्योरिस्ट थे और एजुकेशन रिसर्चर थे, जॉन गुडलैंड। इन्होंने जो है इस मॉडल को जो है वो बताया, ठीक है। ये मॉडल जो है ये इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द ड्राइविंग फोर्स जो एजुकेशन सिस्टम का शुड बी वैल्यू और गोल। तो ये बोलते हैं कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम जो है उसका मेन जो फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, वैल्यूज। वो क्या, वैल्यू। तो इसके अंदर जो है वो 4 डेटा सोर्स है। सबसे पहला वैल्यू, जो मतलब इन इस करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल गुडलैंड फोकस ऑन 4 डेटा सोर्सेज, मतलब 4 जगह से जो डेटा आपको जो है अवेलेबल हो सकता है, वैल्यू से, फंडेड नॉलेज से, कन्वेंशनल विजडम से, या लर्नर नीड एंड इंटरेस्ट से। फिर आपका व्हीलर मॉडल। व्हीलर मॉडल जो एक साइक्लिक मॉडल है, इट इज डिवाइस्ड बाय डीके व्हीलर, ठीक है, एक ब्रिटिश एजुकेटर एंड रिसर्चर थे। दिस मॉडल यूजेस सिस्टमैटिक एंड द स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ डिजाइन एंड इंप्लीमेंट ए करिकुलम। इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो वो क्या करते हैं, देखो, इट एम टू हेल्प एजुकेटर क्रिएट एंड इंप्लीमेंट ए डायनेमिक करिकुलम दैट इज रेलिवेंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। व्हीलर मॉडल कंप्राइज 5 फेज है करिकुलम डेवलपमेंट के। सबसे पहला सिलेक्ट करेंगे एम या गोल, सिलेक्ट करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा होगा, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ऑर्गेनाइज और इंटीग्रेट करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कंटेंट को, एंड लास्ट में इवैल्यूएट एंड रिवीजन ऑफ द करिकुलम। तो ये आपको याद करके जाना पड़ेगा। और आखिरी में कर मॉडल। कर मॉडल जो है, कर मॉडल करिकुलम डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय जॉन कर, ठीक है, ये भी एक ब्रिटिश करिकुलम स्पेशलिस्ट है। इनका जो मॉडल है उसके अंदर 4 कंपोनेंट है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव को सेट करना, उसके बाद में नॉलेज को गेन करेंगे, फिर स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे, और लास्ट में इवैल्यूएशन। ये भाई 5 मॉडल है, इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको याद करके जाना पड़ेगा। इसके बाद में टिपैक। टिपैक जो है वो बेसिकली क्या है, एजुकेशन में, मतलब बेसिकली ये एडटेक के ऊपर काम करेगा। किसका, एडटेक, ठीक है। एजुकेशन में टेक्निक को यूज करने वाले हैं, ठीक है। किस तरीके से एक टीचर एजुकेशन के अंदर टेक्निक को यूज करेगा, तो उसके ना अलग अलग यहां पे जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन की बात की गई है, ठीक है। लेकिन फैक्टर 3 है, 3 फैक्टर अलग अलग तरीके से जो वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो टीपैक जो है वो किसका, पहले फुल फॉर्म पढ़ो। टीपैक के अंदर 3 फैक्टर हैं, टी से टेक्नोलॉजी, पी से पेडागोजिकल और सी से कंटेंट। मतलब टेक्नोलॉजिकल टेक्निक का नॉलेज होना चाहिए, पेडागोजिकल पढ़ाने के जो मेथड्स हैं, पेडागोजिकल क्या होता है, पढ़ाने के जो मेथड है उनकी नॉलेज होनी चाहिए, और कंटेंट जो पढ़ा रहे हो उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको टीचिंग पढ़ा रहा हूं तो मुझे टीचिंग सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, मुझे पढ़ाना कैसे है उन पेडागोजिकल एक्टिविटीज की नॉलेज होना चाहिए, और फिर मुझे कंटेंट, मुझे टेक्निक का भी पता होना चाहिए, जिस टेक्निक को यूज करके, मतलब मैं टेक्नोलॉजी को यूज करके मैं आपको पढ़ा पाऊं। तो बेसिकली यहां पे पहली बात तो ये हो गया कि टीपैक जो है वो क्या है, इसके अंदर जो है वो टोटल मिला के कितने फैक्टर आपके, 3। टी से टेक्नोलॉजिकल, पी से पेडागोजिकल, सी से कंटेंट। ये क्या है, एक नॉलेज फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो एजुकेशन में हम टेक्निक को जो क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं। पढ़ते हैं थोड़ा सा, एक बार देखिए। बोलते हैं टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट की लाइफ का बियॉन्ड द स्कूल एंड इवन विद इन द क्लासरूम। इट कैन ऑल्सो हेल्प करता है इंक्रीज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट और एनकरेज कोलैबोरेशन अमंग पीयर। तो बोलता है टेक्निक से जो बहुत ज्यादा अपने को बेनिफिट है, बिल्कुल। बिकॉज ऑफ दिस बेनिफिट और इन बेनिफिट की वजह से करंट एजुकेशन प्रैक्टिस जो है वो सजेस्ट करती है दैट टीचर इंप्लीमेंट सम फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी इन देयर क्लास। के टीचर को जो है कुछ तरह की टेक्निक को जो है वो अपने क्लासरूम के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहिए, बट मैनी टीचर फेस डिफिकल्टी इन डूइंग सो कॉस्ट, असेस एंड टाइम ऑफन फॉर्म कंसीडर बैरियर। ये सब बैरियर बनता है टू द क्लासरूम इंप्लीमेंटेशन के लिए। बट अनदर ऑब्स्टेकल जो है वो है लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग हाउ टेक्नोलॉजी कैन बेस्ट बी यूज्ड टू बेनिफिट स्टूडेंट अक्रॉस डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर। अब पुण्य मिश्रा एंड मैथ्यू जे कोलर, ये ध्यान रखना, इन्होंने इसको जो है फ्रेमवर्क को बनाया था, ठीक है। इसके अंदर जो है फोकस किया गया किस पे, टी के टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, पी के पेडागोजिकल पढ़ाने वाले जो वो हैं, पढ़ाने के लिए जो आप टेक्निक फॉलो करते हो उनका नॉलेज होना चाहिए, एंड सी के बोलते हो कंटेंट की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इट ऑफर ए प्रोडक्टिव अप्रोच टू मेनी ऑफ द डिलेमा दैट टीचर फेस इन इंप्लीमेंटिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन देयर क्लासरूम। तो ये एडटेक की बात करने वाले हैं। अब अकॉर्डिंग टू द टीपैक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल टूल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रैक्टिस एक्सेट्रा आर बेस्ट यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट एंड गाइड स्टूडेंट टुवर्ड्स ए बेटर मोर रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। 3 टाइप ऑफ नॉलेज जो है वो यहां पे अपने पास होनी चाहिए, टेक्निक की नॉलेज, पेडागोजिकल नॉलेज और साथ में कंटेंट का नॉलेज आर दस कंबाइन। अब इनको हम कंबाइन करेंगे और उनको दोबारा से रिकंबाइन करेंगे इन वेरियस तरीके से विद इन द टीपैक फ्रेमवर्क। अब यहां पे सबसे पहले जो है वो क्या आ रहा है, यहां से पढ़ो, कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो मतलब टीचर के जो कॉन्सेप्ट है, टीचर
जो भी पढ़ाने वाला है, ठीक है, उसको जो भी चीज पढ़ानी है तो उन कॉन्सेप्ट के बारे में उसका प्योर नॉलेज होना चाहिए। तो बोलता है दिस डिस्क्राइब द टीचर ओन नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सीके में इंक्लूड नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, थ्योरी, एविडेंस एंड द ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क विद इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। इट में ऑल्सो इंक्लूड द फील्ड बेस्ट प्रैक्टिस एंड एस्टेब्लिश अप्रोच टू कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। तो सबसे पहले टीचर को जो है वो कंटेंट की नॉलेज होना चाहिए। दूसरे पेडागोजिकल नॉलेज, टीचर को जो है टीचिंग मेथड जो अडॉप्ट करने उनका नॉलेज होना चाहिए। दिस डिस्क्राइब टीचर नॉलेज ऑफ द प्रैक्टिस, प्रोसेस एंड मेथड रिगार्डिंग टीचिंग एंड लर्निंग। फिर टेक्निक का नॉलेज, वेरियस टेक्निक जिनको यूज करके आप बच्चों को पढ़ाओगे उन टेक्निक की भी आपको नॉलेज होना चाहिए। दिस डिस्क्राइब टीचर नॉलेज ऑफ एंड एबिलिटी टू यूज वेरियस टेक्नोलॉजिकल टूल, एसोसिएटेड रिसोर्स एक्सेट्रा। टीके कंसर्न अंडरस्टैंडिंग एड टेक कंसीडरिंग इट्स पॉसिबिलिटी फॉर ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया और क्लासरूम। लर्निंग टू रिकॉग्नाइज व्हेन इट विल असिस्ट और इंपीड लर्निंग एंड कंटिन्यूअली लर्निंग एंड अडेप्टिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफरिंग। तो आपको टेक्निक का भी नॉलेज होना चाहिए। फिर इसको मिला देंगे, फिर आप बनेगा पीसीके। पीसीके क्या है? बेसिकली पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। मतलब ये है कि आपको जो है वो क्या, पेडागोजी और कंटेंट दोनों जो है जब आप एक साथ लेके आओगे तो उसको बोलेंगे पीसीके। फिर टीसीके क्या है? टेक्निक और कंटेंट, मतलब कंटेंट को टेक्निक का यूज करके कैसे पढ़ाना है, ये हो गया आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो उसको बोलेंगे आप टीसीके। मतलब टेक्निक और कंटेंट का नॉलेज हो गया। टेक्निक एंड कंटेंट नॉलेज इनको मिला करके एक ये आपका जो है वो क्या बनता है, देखो एक कॉम्बिनेशन बना पीसीके पेडागोजिकल और कंटेंट की नॉलेज, एक बना टीसीके टेक्निक एंड कंटेंट नॉलेज, एक बना टीपीके टेक्निक और पेडागोजिकल नॉलेज। और इन सबको जब आप जो है वो मर्ज करोगे तो फिर बनेगा टीपैक। बोले तो टेक्निक, पेडागोजिकल और कंटेंट का नॉलेज, तीनों को जब मिला देंगे, ठीक है। टीपैक जो वो एंड रिजल्ट है ऑफ दीज वेरियस कॉम्बिनेशन का एंड इंटरेस्ट का, ड्राइंग फ्रॉम देन एंड फ्रॉम द थ्री लार्जर अंडरलाइंग एरिया ऑफ कंटेंट, पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजी। इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इफेक्टिव बेसिस ऑफ द टीचिंग using educational technology, in order to teacher to make effective use of TPAC framework, they should be open to certain key idea। अब जब आप TPAC को यूज करें तो ये चीजें जो है इसके लिए बारे में आप ओपन रहने चाहिए। क्या क्या? कॉन्सेप्ट फ्रॉम द कंटेंट बीइंग टॉट कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी। कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़ाओगे वो आप कैसे पढ़ाओगे? टेक्निक का सहारा लेके। दूसरा पेडागोजिकल टेक्निक जो है कैन कम्युनिकेट कंटेंट इन डिफरेंट वे यूजिंग टेक्निक। तो पेडागोजिकल टेक्निक जो है वो कैसे होंगे? जो कम्युनिकेट करेगी कंटेंट को अलग अलग तरीके से, मतलब डिफरेंट पेडागोजिकल जो है वो टेक्निक को आप क्या करोगे? यूज करोगे। डिफरेंट कंटेंट कॉन्सेप्ट रिक्वायर डिफरेंट स्किल लेवल फ्रॉम स्टूडेंट एंड एडटेक कैन हेल्प एड्रेस सम ऑफ दीज रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट कम इनटू द क्लासरूम विद डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रायर एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी एंड लेसन यूटिलाइजिंग एडटेक शुड अकाउंट फॉर दीज पॉसिबल। और आपको ये सब चीजें पहले से ध्यान में रखनी चाहिए और उनको ध्यान में रख के ही, आपको पता है कि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनको ध्यान में रख के ही आपको जो है टेक्निक का सहारा लेना चाहिए। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन टेंडम विद द स्टूडेंट एक्जिस्टिंग नॉलेज। जो भी टेक्निक का आप सहारा लेंगे वो कैसी हो? वो स्टूडेंट की एक्जिस्टिंग नॉलेज को ध्यान में रख के करेंगे। हेल्पिंग देम ईदर स्ट्रेंथनिंग प्रायर एपिस्टेमोलॉजी और डेवलप द न्यू वन। ओके जी सर, चलो आगे। फिर है कोऑपरेटिव लर्निंग एलिमेंट। कोऑपरेटिव लर्निंग एलिमेंट जो है इसके अंदर बेसिकली 5 बेसिक एंड एसेंशियल एलिमेंट है कोऑपरेटिव। अगर लोगों के साथ मिलकर अगर आपको जो चीजें क्या करनी है, सीखनी है, तो 5 एलिमेंट है वो होने चाहिए। क्या? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए सबसे पहले तो। स्टूडेंट मस्ट फुली, मतलब एक ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर आप ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं तो उस ग्रुप के अंदर जो है वो 5 आपके एलिमेंट होने चाहिए। पहला पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए। बोले तो स्टूडेंट मस्ट फुली पार्टिसिपेट, स्टूडेंट जो फुली पार्टिसिपेट करेगा एंड पुट फोर्थ एफर्ट विद इन देयर ग्रुप, और अपने ग्रुप के अंदर सारे एफर्ट्स को जो लेकर आएगा। ईच ग्रुप मेंबर हैज ए टास्क, और हर, लेकिन ग्रुप में आप सीख रहे हो लेकिन हर ग्रुप मेंबर जो होगा ना उसकी एक स्पेसिफिक टास्क रिस्पांसिबिलिटी रहेगा। देयरफॉर मस्ट बिलीव दैट दे आर रिस्पांसिबल फॉर देयर लर्निंग एंड दैट ऑफ देयर ग्रुप। दूसरा फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन होना चाहिए। Member promote each other's success. Student explain to one another what they have or are learning and assist one another with understanding and completion of the assignment. तो फेस टू फेस जो है आपका इंटरेक्शन हो। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, चाहे ग्रुप के अंदर काम करो लेकिन जो आपको इंडिविजुअल टास्क मिला उसके लिए आपकी अकाउंटेबिलिटी खुद की रहेगी। सोशल स्किल, आपके अंदर सोशल स्किल भी होनी चाहिए ताकि आप लोगों के साथ मिलकर जो है वो रह सको। सोशल स्किल दैट मस्ट बी टॉट इन ऑर्डर टू फॉर सक्सेसफुल कोऑपरेटिव लर्निंग इट टू अकर। एंड लास्ट क्या? ग्रुप प्रोसेसिंग। Every so often group must assess their effectiveness and decide how it can be improved. In order for the student achievement to improve considerably, 2 characteristics must be present. एक तो student are working towards a group goal or recognition and student is reliant on each individual learning. When designing cooperative learning task and reward structure, individual responsibility और accountability जो पहले से क्या हो, identify हो। Individual को पता होना चाहिए exactly what their responsibility, उनकी responsibility क्या है, and that they are accountable to the group in order to reach their goal, और वो अपनी responsibility के लिए क्या है, अकाउंटेबल भी है। एंड पॉजिटिव
इंटरडिपेंडेंस अमंग द स्टूडेंट इन द टास्क, इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, एंड ऑल ग्रुप मेंबर मस्ट बी इन्वॉल्व होना चाहिए इन ऑर्डर फॉर द ग्रुप टू कंप्लीट द टास्क। इन ऑर्डर फॉर दिस टू अकर ईच मेंबर मस्ट हैव अ टास्क दैट दे आर रिस्पांसिबल फॉर व्हिच कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय एनी अदर ग्रुप मेंबर। तो हर काम के लिए आप अपना जो क्या होंगे रिस्पांसिबल। तो अगर आप ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर बेसिकली 5 बेसिक एलिमेंट है कोऑपरेटिव लर्निंग में। वो क्या, सबसे पहला पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंट होगी। दूसरा फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। तीसरा जो भी काम आपको दिया जाएगा उसके लिए आप इंडिविजुअल आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट होगी। फिर आपके अंदर सोशल स्किल भी होनी चाहिए ताकि आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर पाए, एंड ग्रुप प्रोसेसिंग होना चाहिए। इसके बाद है पैडलेट, एक टर्म है पैडलेट। पैडलेट बेसिकली क्या है, पैडलेट एक तरीके का ऑनलाइन नोटिस बोर्ड है। बस इतना से याद रखना, पैडलेट जो है वो क्या, एक तरीके का ऑनलाइन नोटिस बोर्ड है, एक तरीके की ऐप है जिसको टीचर जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पैडलेट। तो पैडलेट इज सिंपली पुट एन ऑनलाइन नोटिस बोर्ड, एक तरीके का ऑनलाइन नोटिस बोर्ड है। ये टीचर को क्या देगा, एक ब्लैंक स्लेट देगा जो टीचर अपने हिसाब से जो उसको कस्टम कर सकता है, ठीक है। उसके अंदर वीडियोस, इमेजेस, हेल्पफुल लिंक, ये सब जो डाल सकता है, ठीक है। एज ए क्लासरूम बुलेटिन बोर्ड स्टूडेंट भी इसको यूज कर सकता है रेफरेंस के तौर पे फॉर ए लेसन टॉपिक, और लुक बैक द डेली लेसन, कीप अप टू द डेट विद द स्कूल इवेंट, और असेस इट इन द क्लास डॉक्यूमेंट हब। और बच्चा भी इसको जो है वो असेस कर सकता है। ये वन स्टॉप शेयरिंग प्लेटफॉर्म है बिटवीन स्टूडेंट टीचर के बीच में। तो यहां पे टीचर जो है कोई भी कंटेंट अगर टीचर ने बच्चों के साथ शेयर करा तो टीचर जो है वो क्या करेगा, पैडलेट के थ्रू जो उसको क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है। ये ऑफर करता है कोऑपरेटिव क्रिएशन को, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड प्लेंटी ऑफ शेयरिंग ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। पैडलेट कैसे काम करेगा, तो बस ये ध्यान रखना कि ये वर्क करेगा ऑन एप्लीकेशन, एक आपके फोन के अंदर जो है वो क्या होगी, ऐप होगी, या इसको वेबसाइट के थ्रू भी जो है वो आप इसको जो है वो वर्क कर सकते हैं। बस ये बात ध्यान रखना। अब यहां पे जो है वो क्या होगा, टू ऐड टू द बोर्ड, टीचर जो है वो क्या करेगा, बच्चों को एक क्यूआर कोड भेजेगा या एक लिंक भेजेगा, बच्चे उस लिंक पे क्लिक करेंगे या क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, तो वो जो है वो पैडलेट के अंदर जो है वो आप इंडल्ज हो जाएंगे, मतलब आप जो है वो उसमें ऐड हो जाओगे। बस ये। इसके बाद है जी आप फिर है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो वो क्या, ये टीचर के लिए है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसके लिए, टीचर के लिए है। इस मॉडल में मॉरिसन ने जो है वो टीचर के पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में बात करी है, ठीक है। तो मॉरिसन ने यहां पे जो है वो बताया कि एक टीचर के पास में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए, तो उसका जिक्र किया गया। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो बोलता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज दैट टीचिंग विच सीक टू एक्वेंट स्टूडेंट विद द रिलेशनशिप बिटवीन जनरलाइजेशन एंड पर्टिकुलर बिटवीन प्रिंसिपल एंड सोलिटरी फैक्ट विच शो द यूजेस फॉर विच द प्रिंसिपल वे बी अप्लाई। तो बेसिकली अगर कोई टीचर जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग टेक्निक को जो क्या करता है, यूज करता है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर जो टीचर के पास क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, या अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले आएगा फोकस। 5 चीजें हैं जो याद करनी है। पहला क्या, फोकस। बोले तो मेन फोकस जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का वो क्या कि टीचर की कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या होना चाहिए, मास्टरी। तो सबसे पहला काम तो क्या है, फोकस। इसका मतलब क्या कि आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या होना चाहिए, मास्टरी। दूसरा सिंटेक्स। सिंटेक्स के अंदर बेसिकली आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर आपका स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बेसिकली 5 स्टेप आएंगे, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रेसिटेशन। याद करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर तो फोकस, जो टीचर है उसकी क्या होनी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए। फिर सिंटेक्स, इसके अंदर टीचर जो है वो क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके अंदर वो क्या करेगा, सबसे पहले एक्सप्लोर करेगा, फिर प्रेजेंट करेगा, एसिमुलेट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा और रेसिटेशन। इसके बाद में जो है फिर आएगा सोशल सिस्टम। टीचर शुड बी कॉशियस होना चाहिए एनफ कि वो हमेशा मतलब वो अथॉरिटेरियन ना हो, वो डेमोक्रेटिक हो, ताकि बच्चा उससे पूछ पाए, तभी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है आप एडॉप्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर जो टीचर है वो अथॉरिटेरियन नहीं होगा, वो कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा। ही शुड बी डेमोक्रेटिक इन टीचिंग इन द क्लासरूम। ही हैज टू एक्ट एज ए लीडर ऑफ द ग्रुप। हिज मेन ऑब्जेक्ट इज टू गाइड एंड मोटिवेट स्टूडेंट। उसके जो एफर्ट है, इट शुड बी ऑफ डिस्कवरिंग एंड मास्टरिंग द truth. His behavior should be flexible, dynamic and full of human touch. He should have full faith in the learner. These are the essential quality of the teacher who has the ability to organize teaching at this लेवल। तो सोशल सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद में फिर क्या, सपोर्ट सिस्टम। टीचर जो है वो क्या करेगा, पढ़ाने के लिए डिफरेंट जो सपोर्ट सिस्टम उनका भी क्या लेगा, सहारा लेगा, या टीचिंग एड्स का क्या लेगा, सहारा लेगा। दिस सिस्टम शुड बी हेल्पफुल टू मेक दिस मॉडल मोर इफेक्टिव एंड गोल में बी अचीव। द टीचिंग एड शुड बी यूज्ड एट persecution stage so that it may not be repeated several times. The audio visual aid and the other device may be used for an effective presentation. फिर है आपका evaluation, और आखिर में जो क्या करेंगे, evaluate करेंगे। Thus organization and the recitation provide an evidence about the effectiveness of this model. The essay and the objective test and are used to evaluate the outcome of this model. अब इसके लिए आप MCQ और इनका जो टेस्ट लेके और आप देख सकते हो कि ये मॉडल इफेक्टिव है या नहीं है। तो बेसिकली जो आपका
अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, इसके अंदर टोटल मिला के कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 5 है। सबसे पहले फोकस, फिर सिंटेक्स, सोशल सिस्टम होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए एंड इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसके आखिरी में जो है वो एक चीज और दे रखी है आपको, क्या टिप्स क्या है? अगर आपको जो अंडरस्टैंडिंग लेवल के थ्रू अगर टीच करें तो उसके टिप्स क्या? सबसे पहला, टीचर कैसा होना चाहिए? सिंपैथेटिक होना चाहिए। दूसरा, आफ्टर द मेमोरी लेवल द टीचिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल शुड बी अरेंज, ईच स्टेप शुड बी पास इन सीक्वेंशियल मैनर के, मतलब एक प्रॉपर मैनर होना चाहिए, उसके थ्रू ही आप जो है वो क्या करोगे? हर स्टेप को फॉलो करोगे। स्टूडेंट मोटिवेटेड होना चाहिए, रेज द एस्पिरेशन लेवल ऑफ द क्लास एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन सिस्टम। इसके अलावा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग के, इफेक्टिव लर्निंग होती है, इंटरेस्टिंग लर्निंग होती है और डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव एबिलिटी का, हेल्पफुल इन टीचिंग लर्निंग ऑफ द थिंकिंग लेवल एंड मैक्सिमम रिटर्न आपको जो है देखने को मिलेगा। फायदे क्या क्या हैं अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल को अगर यूज करते हो? फायदा क्या है? सबसे पहला, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हेल्प करता है स्टूडेंट को इन द एक्विजिशन ऑफ द फैक्ट और इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली देन द मेमोरी लेवल। ये हेल्प करता है टू लर्न जनरलाइज रूल्स को, प्रिंसिपल और थ्योरी को बिल्ड अपॉन द बेस ऑफ द इंडिविजुअल फैक्ट और स्पेसिफिक एग्जांपल। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग ट्रेन एंड इक्विप करता है फॉर एक्टिंग मोर इंटेलिजेंटली इन प्रोसीडिंग ऑन द पाथ ऑफ लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग थ्रू द जनरलाइज्ड इनसाइट इक्विप करता है स्टूडेंट को विद ए मेंटल किट ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल एंड इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक टीचिंग बेस्ट सुटेड फॉर द एग्जिस्टिंग स्कूल सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। लेकिन नुकसान क्या? सबसे पहला, ये टीचर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड नहीं है। दूसरा, नोट अंडरटेकिंग, नोट सेल्फ लर्निंग को प्रमोट नहीं करते, टीचर ही बस पढ़ाएगा एंड नो डेवलपमेंट ऑफ द हायर इंटेलेक्चुअल और द कॉग्निटिव एबिलिटी। ये इसकी जो है कुछ क्या है? कमियां हैं। ओके, देन दिस इज, तो ये जो है ये क्या है? दिस इज नोन एज द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ओके जी सर, चलो एक बार यू करो, इतना करो, क्योंकि अगर सारा करवा दे तो फिर आपका मर्ज हो जाएगा, तो एक बार के लिए इतना कीजिए। अब हमने लगभग आधा निपटा दिया है इसको, एक्स्ट्रा टॉपिक को, और आधा नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट कैसे लगे, समझ में आए, अच्छे लगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ओके, और बाकी आज हो गई है अपनी क्या तारीख है? 25 है, ठीक है। कल का काम हो रहा है 26 तक, उसके बाद परसों से 27 से अपने पास 10 दिन है। उन 10 दिन के अंदर 10 यूनिट जो है अपना, उनको प्रॉपरली हम रिवाइज करेंगे, प्रॉपर रिवीजन और प्रैक्टिस। हर यूनिट के लगभग 150 से 200 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो क्वेश्चन आप कर लेना। अगर वो आप करके जाते हो, मतलब प्रैक्टिस कर लेना जो क्वेश्चन मैं दूंगा, और साथ में जो रिवीजन मैं आपको दे रहा हूं वो कर लेना। जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो जरूर करके जाने। अगर ये कर लिया, कोई भी बंदा नहीं है जो आपका पेपर को पास होने से रोक ले, मतलब पेपर आपका 100% है कि पास हो गई होगा, ठीक है ना? तो इतना कर लेना एक बार। ओके, चलो एक बार के लिए आप इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।